चलो फिर तो अपना अब स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना। स्क्रीन दिख रही है सबको ना? यस सर। तो अब देखो, तो ये बेसिकली ये मैंने कुछ ट्रिक्स है जिसको मैंने एक बार एक ही जगह मैंने इकट्ठा डाल दिया है। अब इसके अलावा और भी ट्रिक्स आएंगे डेफिनेटली, लेकिन वो जैसे जैसे टेक्निक्स जो ट्रिक्स आएंगे उनको आप क्या करोगे कि आप खुद से ही एक नोटबुक में, या फिर अगर आपके पास गूगल ड्राइव है या फिर वन नोट है, जहां पर भी है आप वहां पर इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब फिर से मैं इस बात को बता रहा हूं कि जो सारे जो लॉजिक्स हैं, सारे ट्रिक्स हैं, ये इनका जो मेन बैकबोन है, आपकी जो मेन जो आप रियल पढ़ाई करोगे ना, वही होगा मेन बैकबोन। ना कि ये वाला आप सोचो कि भाई केवल ये करके मैं चला जाऊं तो हो जाएगा। तो लेट मी से कि भाई देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। तो ये वाली पूरी बात। अब इसके बाद हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि ट्रिक्स क्या है ये सारा। तो इसमें अभी बहुत कुछ का अभी सेंस अभी नहीं मालूम चलेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप वापस देखोगे कि नहीं, ये वाला जो ट्रिक्स है सही में आगे मुझे एप्लीकेबल ये वाला हुआ है। तो यार ये अपना एनोटेशंस ना अपना ऑफ कर देना यार, किसी ने ये आशीष ने ये ऐसे देखो उसको घुमा दिया है। तो एक सेकंड रुक जाओ यार। हाँ, तो अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जनरली क्या होगा ना कि जो ऐसे स्टेटमेंट्स में, ये तो अपना स्टार्ट में ये अपना धोखा दे रहा है ये तो। एक सेकंड। तो ये अपना पहला ट्रिक है कि जिसमें ना सम वगैरह रहेगा ना, वो जनरली राइट रहेगा। और वो मैंने लॉजिक एग्जांपल से भी मैंने बता दिया था आपको कि भाई कैसे वो राइट वगैरह रहेगा, और आगे भी एग्जांपल्स इसके लिए आने वाले हैं। अब देखो, जो ये अपना सेकंड वाला है कि भाई साइंस एंड टेक वाले में क्या होगा ना कि मेनी टाइम्स ऑल क्वेश्चंस करेक्ट रहेंगे, ऑल स्टेटमेंट्स करेक्ट रहेंगे, लेकिन इसके कुछ कुछ इसके वो कह लो कि केवियट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगेन वो आपको मैं 2-3 क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगा जिसमें कि भाई आपको ऑल करेक्ट, आपको देखते ही मालूम चल जाएगा कि नहीं भाई इसका वाला जो आंसर है ना वो ऑल करेक्ट ही होना चाहिए। लेकिन साथ में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे भी दिखाऊंगा जिसमें कि आप थोड़ा सा अगर जनरल लॉजिक लगाओ आप, तो आपको मालूम चल जाए कि नहीं भाई ये वाले क्वेश्चन में ना ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, और मतलब कुछ भी मतलब लिखा हुआ है। जैसे वो वाला एक आप लोग GIF देखते होगे ना कि मतलब कि क्या बोल रहे हो यार, मतलब कुछ भी। तो ये वाली बात। देन सर गुड इवनिंग सर। कौन है ये? सर मैं शमा बोल रही हूँ। हाँ शमा बताइए। सर मैं लेट ज्वाइन की हूँ, मतलब मेरे को बाय द वे मतलब टाइमिंग मेरे को पता नहीं था सर, तो सॉरी फॉर लेट ज्वाइन। तो कोई बात नहीं, तो ये वाला पूरा ये रिकॉर्डेड रहेगा, तो आप उसको बाद में देख सकते हो उसको आप। तो एक बार मैं फिनिश करूं इस चीज को, तो फिर आप बीच में सवाल क्वेश्चन मैं आपको अलग से क्वेश्चन एक आवर रख लूंगा, है ना? ओके सर, नो इशू सर। ओके सर, यू कंटिन्यू। ठीक है। तो देन अपना तीसरा ये रहेगा कि भाई यूपीएससी क्या करती है ना, कोई कोई स्टेटमेंट, कोई कोई क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी के क्वेश्चन में ही होता है। और ये मैं आपको दिखाऊंगा 2019 का क्वेश्चन खोलना, और उसमें क्या था कि 2 अलग अलग क्वेश्चन में सोगौरा आंसर साफ साफ क्लियरली मेंशन था। और अगर आपको हल्का सा भी अगर आप मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा सा अगर आप होश में रहो कि नहीं भाई ये वाला चीज ना पिछले कहीं क्वेश्चन में मेरे को दिखा है, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि नहीं भाई ये वाला क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी के क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो ऐसे ज्यादा नहीं होंगे, और जरूरी नहीं कि हर साल हो ही हो, बट अगर आप लकी रहे, अगर अपना दिमाग इतना काम कर रहा है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है ये। देन आपका फोर्थ ट्रिक ये होता है
कि जब आपको कोई भी क्वेश्चन में दो एंटिटी दिखे, मतलब कि एक्स और वाई, तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई जो एक्स का जो डेफिनेशन है ना वो वाई के लिए लिखा हुआ है, और जो वाई का जो डेफिनेशन है वो एक्स के लिए लिखा हुआ है। अगेन उसको मैं एग्जांपल से बताऊंगा, बट अभी फिलहाल ये सारे ट्रिक एक जगह है। तो यहाँ पर पॉइंट ये होता है कि भाई आपको वर्ड बाई वर्ड आपको पढ़ने होते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि हर एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन में ना कोई ट्रिक उसमें छुपा हुआ होता है। देन अपना आता है फिफ्थ। फिफ्थ का मतलब क्या हुआ कि जनरली जो मोस्ट सेंसिबल लाइन होता है ना वो अपना आंसर रहेगा, क्योंकि यार वो लाइन क्यों आंसर रहेगा जो कि बिल्कुल ही सेंसलेस लग रहा है, मतलब बिल्कुल ही पागल टाइप बात कर रहा है वो। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब एग्जाम होता है ना तो ये अब नॉर्मल बात भी काफी अब नॉर्मल हो जाती है। देन अपना आता है कि क्वेश्चन जो लोग अगर जिनको हिंदी अच्छी खासी आती है तो उनके लिए सजेशन ये रहता है कि आप जो हिंदी वाला जो रहता है ना क्वेश्चन लिखा हुआ उसको भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपको नहीं मालूम, बहुत बार आपको इंग्लिश वर्ड नहीं मालूम होता है उस गिवन चीज का, बट हिंदी वर्ड आपको मालूम होता है ना। जैसे एक बारी शायद 2018 या फिर पता नहीं कौन सी ईयर में क्वेश्चन पूछा था कि ये अपना कौन सा नाइट्रोजन वाला ग्राम्स है कि नहीं, पीस वगैरह है कि नहीं। तो भाई बहुत लोग को ये नहीं मालूम होगा कि भाई चिकपीस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आपको हिंदी मीनिंग मालूम है ना कि नहीं भाई कोई मसूर का दाल है या फिर ये दाल है ना, तो उससे आप हल्का हल्का आप हिंट ले सकते हो, ये पॉइंट है। और इसके भी अगेन क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आएंगे। देन आपका सेवंथ ट्रिक ये है कि देखो ये जो अपना मैंडेटरी वर्ड होता है ना, इट इज अगेन लाइक एक्सट्रीम वर्ड, ये अपना हो जाता है। अगर आप ये बोलो, अगर आप मैं आपको ये कहता हूँ कि लेट से कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कुछ है, और अगर मैं ये बोलता हूँ कि इंडिया इज मेकिंग लॉ ऑन द सेम, इंडिया इज मेकिंग लॉ ऑन द सेम टॉपिक एंड इट इज मैंडेटरी फॉर इंडिया टू फॉलो ऑल दोस प्रोविजंस दैट आर देयर इन द यूएन कन्वेंशन। अब भाई ये मैंडेटरी नहीं होगा क्योंकि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। तो जनरली क्या होगा, मैंडेटरी क्योंकि एक एक्सट्रीम वर्ड है और आप इसको एक्सट्रीम वर्ड की तरह ट्रीट करोगे तो वो जनरली रॉन्ग ही रहने वाला है। और स्पेशली इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चंस में तो बिल्कुल भर भर के ये रॉन्ग रहने वाला है, ठीक है ना। देन आपका आता है डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, काफी बार गलत रहती है। अब अगर आप पूछो कि भाई लॉजिक क्या है इसके पीछे गलत होने का, तो भाई पिछले 20 साल से एग्जाम होते आ रहे हैं। अगर 20 साल में अगर ना लेट से अगर 15 टाइम्स या 12 टाइम्स गलत रहे हैं, तो मैं अगले बार जब एग्जाम आएगा तो मैं मानूंगा कि भाई वो गलत होगा, अनटिल एंड अनलेस आई एम श्योर कि नहीं भाई वो सही है। तो ये जो पूरा अपना जम्पशंस है ये मान के जाया जा रहा है कि भाई मेरे को नहीं मालूम है गिवन टॉपिक पर, तभी मैं ये सारे अपने फंडे यूज कर रहा हूँ। देन नाइन्थ वाला है कि जो नंबर्स एंड फिगर्स होते हैं वो जनरली रॉन्ग होते हैं, लेकिन इसका केविएट ये है कि भाई पिछले 2-3 साल में नंबर्स काफी सही भी रह रहे हैं। तो इसके लिए अगेन हमें थोड़ा सा अपना सेंसिबल माइंड यूज करना पड़ेगा कि जो नंबर दिया हुआ है ना वो नंबर कितना ज्यादा वाइबल है, वो नंबर कितना ज्यादा वाइबल है। क्या मीनिंग क्या हुआ कि जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग का कोई फंड था, नहीं वो नीति आयोग का कोई फंड नहीं था, एक कोई फंड था, और उस फंड में ना उसने बोला कि इसमें ना कुछ इतना करोड़ है। अब उसमें इतना सारा उसमें जीरो लगा दिया था ना कि वो एक बेसिकली एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ इंडिया जीडीपी हो गया था। अब आप मुझे एक बात बताओ कि कोई ऐसा फंड इंडिया में नहीं बन सकता है जो कि बिल्कुल जीडीपी का एक हिस्सा ही खा जाए, है ना। तो इसी कारण, और उसमें कुछ जो असली जो नंबर था उसमें एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया गया था यहाँ पर। तो आपको ये सब थोड़े थोड़े चीज हैं जिससे कि आप नंबर के लिए आप सेंसिबल रह सकते हो कि अगर एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया गया है, नंबर बहुत ही बड़ा है क्या या नंबर बहुत ही छोटा है क्या, इसके हिसाब से आप इनको सोच सकते हो। देन ये सबसे, इसको मैं रूल ऑफ ब्रह्मास्त्र मानता हूं, क्योंकि और ये रूल ऐसे ही नहीं मालूम चलेगा आपको जब तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफी बार करा है कि नहीं करा है। ये रूल ऑफ फेवरेट में क्या होता है कि देर आर सर्टेन एरियाज जो कि यूपीएससी के बिल्कुल क्लोज टू हार्ट है ना। और वो क्वेश्चंस को वो बार बार जनरली रिपीटेडली हर एक साल तो नहीं बट एवरी सेकेंड ईयर वो पूछते रहती है। जो कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर रखे हैं वो बेसिकली आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म है। डब्ल्यूटीओ अगर आपके ऑप्शन में अगर है तो मोस्ट लाइकली वो आंसर वही होगा। अगर आईएमएफ अगर आंसर में है, ऑप्शन में है, तो मोस्ट लाइकली आंसर वो होगा। वर्ल्ड बैंक है तो वो आंसर होगा वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी अगर आप देखो बोलोगे तो जो अरुणाचल प्रदेश है ना ये बहुत ज्यादा फेवरेट है और बहुत काफी क्वेश्चंस इस पर आते रहते हैं। देन आपका एक 11 होता है कि ये आपका पर्टिकुलरली इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस में आते हैं
कि कुछ भी एक स्टैट्स दे देंगे कि ये अपना जीडीपी है या फिर कुछ भी अपना लेट से डेट टू जीडीपी रेशियो या फिर टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये स्टेडली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सिंस लास्ट 5 इयर्स। अब देखो स्टेडली इंक्रीज डिक्रीज करना ना काफी एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमें मालूम है जनरली इकोनॉमी का जो ग्राफ होता है ना, वो जनरली हमेशा ऐसा ऐसे ही रहता है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे करके। तो स्टेडली कोई भी चीज हो पाना थोड़ा सा एक मुश्किल काम है। तो इस कारण मैं ये मानता हूँ कि स्टेडली इंक्रीज या डिक्रीज वाला रहेगा, तो मैं उसको गलत मानूंगा अनटिल अनलेस आई एम श्योर कि भाई मेरे को ये 100% मालूम है। तो ये यहाँ पर कुछ ट्रिक्स मैंने लिस्ट डाउन करे हैं, बट ये ऑब्वियसली ये पूरे के पूरे एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी आगे ट्रिक्स आने वाले हैं जो कि आपको अलग से नोट डाउन करना पड़ेगा। तो ये इतना करने के बाद अब हम चलते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस पर कैसे इसका हम एप्लीकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि अब मैं स्टार्ट करूंगा 2022 के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, और देन अगेन वी विल बी गोइंग बैकवर्ड्स। तो अब आपका आता है, ये आपका है 2022 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो इसमें आपको पॉइंट ये होता है कि आपको वर्ड्स पे ना जो गिवन क्वेश्चन से आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे बहुत ही केयरफुली पढ़ते हुए। तो मेरे लिए ना पहला जो कीवर्ड है वो लेंडिंग है, दूसरा कीवर्ड क्या है कि भाई रैपिड है, और जो तीसरा जो वर्ड है ना वो फाइनेंसिंग वगैरह के, हाँ भाई कुछ पैसे वैसे ये दे रहे होंगे, चलो ठीक है भाई। अब देखो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी यहाँ पर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी है और वर्ल्ड बैंक भी है। अब भाई तीनों के तीनों पैसे तो देते हैं, मुझे मालूम है क्लियरली, और यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव। ठीक है, इन्वायरमेंट वाले को मैं इस कारण काट दूंगा कि यहाँ पर ना बात चल रही है कुछ रैपिड वगैरह की बात चल रही है, मतलब कुछ इमरजेंसी सिचुएशन की ही बात चल रही होगी। अब हमें मालूम है कि अब ऑब्वियसली जो अपना क्लाइमेट जो चेंज है ये काफी इमरजेंसी वाला सिचुएशन है, बट हमें भी मालूम है कि कोई वर्ल्ड जो लीडर्स है ना वो ज्यादा ध्यान देते नहीं अपने ये क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स में। तो रैपिड वाला जो कोई वर्ड रहेगा ना वो मोस्ट लाइकली हम एसोसिएट नहीं करेंगे इन्वायरमेंट वाले चीज से। तो इस कारण मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये वाला अपना जो पार्ट है इसको मैं कट कर दूंगा। ठीक है, अब अपना पॉइंट आ जाता है कि भाई एडीबी या फिर आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक। अब मैं एडीबी को भी कट आउट कर दूंगा, क्यों? क्योंकि एडीबी जो है ना ये अपना एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। यार आप लोग प्लीज अनम्यूट खुद को म्यूट कर लेना आफ्टर आस्किंग एनी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में फिर वो आवाज आती रहती है। तो ये अपना रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और यूपीएससी में क्या होगा कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ज्यादा प्रेफरेंस हम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको देते हैं, जो कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो मुझे मालूम चलता है। ठीक है, तो इस कारण मैं इसको भी कट कर दूंगा। अब पॉइंट ये आता है भाई कि आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों ही फेवरेट है, और जो रूल ऑफ फेवरेटिज्म है उससे मुझे मालूम था कि भाई या तो आंसर आईएमएफ होगा या तो वर्ल्ड बैंक होगा। अब इसमें मैं आईएमएफ मालूम टिक करके चलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ना इनका बेसिक मैंडेट का डिफरेंस है। अब देखो पॉइंट यहाँ पर आ जाता है नॉलेज का, अब आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा नॉलेज का। अनटिल अनलेस आपको ये नहीं मालूम कि भाई आईएमएफ का एग्जैक्ट मैंडेट क्या है, वर्ल्ड बैंक का एग्जैक्ट मैंडेट क्या है, इसके बाद आप 50-50 वाला आप ऑप्शन में बच जाओगे, केबीसी टाइप आपको यहाँ पर खेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिंपल मैंडेट मालूम है कि भाई किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है या फिर उनकी जो लिक्विडिटी वगैरह उनकी अगर इशू आती है तो उसमें आईएमएफ वगैरह लेंडिंग करते हैं, और ना कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या फिर इन जनरल डेवलपमेंट वगैरह है ना, ये इसके लिए ये लोन वगैरह देती है, ना कि आईएमएफ उसके लिए देती है ना। तो हमें मालूम चल गया भाई कि लिक्विडिटी वगैरह अगर यहाँ पर केस है और यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली बात है तो यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ पर आंसर आएगा। एंड अगेन यहाँ पर भी मैंने प्रूव करा कि कैसे आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक आर वेरी वेरी फेवरेट वाला ऑप्शंस। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड अपन चलते हैं। सेकंड वाला में क्या है कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो यहाँ पर मैं कौन सा तरीका यूज करने वाला हूं कि यहाँ पर आप मुझे सिंपल लॉजिक ये बताओ कि भाई अगर x अगर इंक्रीज करता है तो मुझे मालूम है कि भाई y भी इंक्रीज करता है ना। y अगर इंक्रीज करता है और अगर z भी इंक्रीज करता है तो भाई मैं तो ये बोल सकता हूं ना बहुत ही हाईली लाइकली है कि अगर x इंक्रीज करेगा ना
तो z भी इंक्रीज ही करना चाहिए। अगर कोई स्टेटमेंट में ऐसे लिखा हुआ है कि भाई x इंक्रीज और z डिक्रीज, तो मोस्ट लाइकली जो ये वाला स्टेटमेंट रहेगा ना वो गलत रहने वाला है, मतलब कि ये दोनों कभी साथ में नहीं आने वाले हैं। अब कैसे इसको यूज करेंगे, देखो अब आप ये देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है, सपोज दैट मुझे कुछ नहीं मालूम कि नीर क्या होता है भाई, रीर क्या होता है, कुछ नहीं मालूम मुझे। तो पहला क्या है, एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। ठीक है भाई, एप्रिसिएशन ऑफ रूपी के बारे में मुझे भी मालूम है कि भाई एप्रिसिएशन ऑफ रूपी क्या होता है कि भाई लेट से अभी ना $1 इज इक्वल टू अभी लेट से 60 रुपीज है, और कल को अगर हो करके ऐसा हो जाए कि $1 इज इक्वल टू अपना अगर 50 रुपीज हो जाए, तो ये अपना एप्रिसिएशन ऑफ रूपी हो गया। ठीक है, तो ये मुझे मीनिंग समझ में आ गया। अगला चलते हैं, an increase in real effective exchange rate indicates the improvement in trade competitiveness। अब देखो ये जो रियल यहाँ पर है, यहाँ पर नॉमिनल है, बट द पॉइंट इज कि ये दोनों को दोनों है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ही, है ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट है कि भाई 1 और 2 हम देखते हैं सिंक में है कि नहीं। अब देखो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कब बढ़ता है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर आपको हल्की से बेसिक जो इकोनॉमी है वो आपको यूज करना पड़ेगा। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ेगा, अगर आपका अभी लेट से $1 इज इक्वल टू अभी आपको 60 रुपया मिल रहा है ना, और जब आपका $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज होगा ना, तब जाकर के आपका ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि जब अभी हम गिवन सामान दे रहे थे तो उसके बदले मुझे अभी 60 रुपया मिल रहा था, लेकिन फॉर सेम सामान इफ वी आर गेटिंग 70 रुपीज तो हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है, एंड इट मीन्स कि हमारा जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ रहा है। तो अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो 1 और 2 है ना, ये दोनों सिंक में नहीं है, क्योंकि अगर एप्रिसिएशन ऑफ रूपी से क्या होना चाहिए था, एप्रिसिएशन ऑफ रूपी से ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस घटना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि 1 और 2 है ना, ये तो भाई कभी साथ में नहीं रहने वाले हैं। अगर साथ में नहीं रहने वाले हैं मतलब कि यहाँ पर 1 2 साथ में है, और यहाँ पर डी में अपना 1 2 साथ में है, मतलब कि मैं वे ए और डी तो बिल्कुल काट दूंगा मैं। ये हो गई पहली चीज इस पूरे क्वेश्चन की। दूसरी चीज ये होती है कि आपको ऑप्शंस देखने होते हैं कि भाई ऑप्शंस का जो डिवाइसिंग या फिर जो उनका ऑप्शंस किस तरीके से फ्रेम किए गए हैं। मुझे ऑप्शंस में साफ साफ दिख रहा है कि भाई अगर मैं केवल एक भी गलत ऑप्शन निकाल लेता हूं ना इन तीन में से, इन तीन स्टेटमेंट में से, मेरे को सही आंसर मिल जाएगा, है ना। तो अब अगेन यहाँ पर आपके पास बच जाता है बी में या फिर सी में। अब यहाँ पर है कि आपका यूज करना पड़ेगा, आपका जो बेसिक जो आपकी नॉलेज है ना, यहाँ पर आपको ये यूज करनी पड़ेगी कि भाई क्या एग्जैक्टली यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली में होता है, यहाँ पर क्या है कि आपका जो ये है ना कि इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स, ये आपका शायद यहाँ पर आंसर 1 और 3 है, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा नॉलेज। यहाँ पर आप 50-50 आप अपने आप लॉजिक तक से यूज करके तो आ गए, बट अगेन जो मैं बार बार बोलूंगा कि भाई आपको जो मेन जो आपका जो नॉलेज है आखिर में वही काम आने वाला है। देन थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, if the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities। बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन है, बट द पॉइंट इज कि आपको ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। और इन्फ्लेशन इज टू हाई, तो आप मुझे बात बताओ कि इन्फ्लेशन इज टू हाई मतलब क्या है कि भाई रुपया ना बहुत ही ज्यादा है मार्केट में। अब रुपया बहुत ही ज्यादा है मार्केट में, और अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लिया, तो आरबीआई ने अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लिया तो मतलब कि जो पैसा है वहां वो कहाँ को जाएंगे, वो गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाएगा। और गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्च करने वाला है, पीपल पे पैसा खर्च करने वाला है। मतलब यहाँ पर तो फिर पैसा और बढ़ गया ना मार्केट में। तो अगर बढ़ गया मतलब कि रूपी और इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पर तो ये इन्फ्लेशन और भी ज्यादा चला जाएगा ना। इस कारण ये तो भाई नहीं करने वाला अपना ये आरबीआई। तो फर्स्ट वाली गलत होगी। सेकेंड स्टूडेंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और पॉइंट आउट करा देता हूं कि मैंने पहले बताया था कि जो स्टेटमेंट्स में लाइकली वगैरह रहेगा वो जनरली सही रहेगा। बट यहाँ पर क्या गेम है कि यहाँ पर भाई यूपीएससी ने ना तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स में लाइकली दे दिया है। मतलब कि ये जो आपने ट्रिक पढ़ा है ये बिल्कुल यहाँ पर कह लो कि फेल हो गया। अब यहाँ पर कुछ हमें और सोचना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज कि यू नीड टू अप्रिशिएट दिस थिंग कि आपको ये लाइकली वर्ड ये आपको दिखा, ठीक है। तो ये अपना 1 हो गया। अब जैसे ही आप इसको 1 को आप गलत करोगे ना, आपका फटाक से आपका आंसर निकल के आ जाए। देखो आप 1 काटो, ये आपका एसीडी कट गया। अगेन आपका जो स्टेटमेंट्स का जो फ्रेमिंग कैसा है
कि भाई यू नीड टू चूज ओनली वन रॉन्ग ऑप्शन, ओनली वन रॉन्ग ऑप्शन। तो इसका इसका मतलब पॉइंट क्या हुआ इस पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, कि भाई मैं ये पढ़ने के बाद ना, मैं इसके बाद यहां पर आने वाला हूं रादर देन कि भाई मैं तीनों को तीनों स्टेटमेंट पढ़ूं। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, तीनों स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा, तीनों में टाइम जाएगा, समझने में टाइम जाएगा, पढ़ने में टाइम जाएगा। लेकिन अगर मैं सीधे यहाँ पर आकर यहाँ पर आ जाऊंगा और मैं देखूंगा कि भाई ये स्टेटमेंट्स का ना फ्रेमिंग कैसे किया गया है, इनका जो ऑप्शंस का फ्रेमिंग कैसे किया गया है, तो मुझे साफ साफ दिख जाएगा भाई कि मुझे गलत पकड़ना है और बस मेरा काम हो जाएगा। अब जब मुझे पहले में ही गलत पकड़ा गया तो भाई मैं समझ जाऊं कि मेरा आंसर ये वाला बी वाला ही होने वाला है। लेकिन अगेन आपको थोड़ा सा डबली श्योर होने के लिए आप जल्दी जल्दी आप इनको भी आप फटाफट पढ़ डालोगे, ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट चीज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग क्लास वैसे भी आप लोग कहीं ना कहीं कर रहे होगे या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो सॉल्व कर रहे होगे, है ना। ये सेशन का मेन फंडा यही है कि कैसे हम एलिमिनेट करें चीजों को लॉजिकल तरीके से। तो ये अपना हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही नॉलेज बेस्ड वाला है। अब देखो कुछ कुछ कोचिंग होंगे, जनरल ऑब्वियसली होंगे, जो कि ना हर एक क्वेश्चन पर बोलेंगे कि भाई यहाँ पर आप ये लगा देते, यहाँ पर आप ये लगा देते, ठीक है लगा देते, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें एग्जामिनेशन मोड में सॉल्व करना होता है और हर एक चीज के बारे में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली देयर वुड बी सर्टेन क्वेश्चन जहां पर आपको कुछ नहीं लगेगा और अनटिल अनलेस आपको आता है तभी आप उसको कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है। लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा एक स्कोप है कुछ स्टेटमेंट्स को कट आउट करने का, और वो कैसे आप ये देखो कि विद रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क, ठीक है भाई, मतलब G20 के बारे में बात चल रही है और कुछ कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में बात चल रही है। अगर G20 के बारे में लिखा हुआ है तो G20 के बारे में मुझे बेसिक मैंडेट मालूम है कि G20 क्या होती है, टॉप 20 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, कि जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना उनके बारे में ये अपना बात चल रहा है। तो ये तो चलो समझ में आ गया मुझे। पहला क्या है, इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। अब देखो यहाँ पर केवल G20 रहता ना तो मैं टिक कर देता कि हाँ भाई G20 यहाँ पर भी, G20 यहाँ पर भी है। लेकिन ये पेरिस क्लब के बारे में मुझे नहीं मालूम, तो भाई ये स्टेटमेंट के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते अनटिल अनलेस आपको मालूम है। But second statement is it is an initiative to support low income countries with unsustainable debt. अब यहाँ पर क्या है ना कि वो ये कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि बेसिकली इनकम और इकोनॉमी यही सब कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो देयर आर सम चांसेस कि भाई सपोर्ट कर रहे हो, है ना, मतलब कि अब देखो सपोर्ट यहाँ पर कोई वर्ड सपोर्ट का मैं ये नहीं लिखा हुआ कि भाई इतना मतलब इतना $1 मिलियन ही दे रहा होगा। अगर सपोर्ट में केवल ₹1 भी दे दिया ना तो काम हो गया भाई, मेरे को तो स्टेटमेंट सही करना है ना। तो अगर सपोर्ट में अगर ₹1 भी हो गया तो काम हो गया। तो अगेन आई एम यूजिंग दैट वाला स्टेटमेंट कि अनटिल एंड अनलेस यू कैन नेगेट इन योर स्टेटमेंट, एज्यूम कि भाई वो स्टेटमेंट सही है अगर वो अफर्मेटिव मैनर में फ्रेम किया हुआ है, अफर्मेटिव मैनर में, ना कि नेगेटिव मैनर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव मैनर में है एंड यू आर नॉट एबल टू नेगेट, बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट लग रहा है मेरे को। तो मैं ये मान के चलूंगा भाई कि 2 वाला अपना सही होगा। अगर मैं 2 को कट करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये आपका ए और डी को हम कट कर देंगे, बेसिकली बच जाएगा बी और सी। अब आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा नॉलेज कि भाई आपको यहाँ पर मालूम है कि नहीं। अब यहाँ पर आंसर सी है, तो अगेन यहाँ पर आपका लक फैक्टर, बट द पॉइंट इज कि पहले जो रैंडम फैक्टर 25% था ना सही होने का, वी हैव इंक्रीज्ड इट अप टू 50%। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली क्या है कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। अब ये टॉपिक आइडियली आपको मालूम होना चाहिए इफ यू आर सीरियस इनफ कैंडिडेट, क्योंकि अगर आपने 1 साल प्रिपरेशन करा है, बट लेट्स से आपको थोड़ा सा आपको भूल गए हो या फिर जो भी हुआ हो, तो आपको ये जो वर्ड है ना इंडेक्स्ड, इससे आपको दिख रहा है हल्का हल्का कि भाई कुछ ना कुछ एडजस्टिंग कर रहे होंगे वो इन्फ्लेशन को लेकर के। जैसे इंडेक्सिंग कब करते हैं, इंडेक्सिंग का मतलब ही होता है नॉर्मलाइजेशन, है ना। नॉर्मलाइजेशन आप जानते हो यूपीएससी के अपने ऑप्शनल पेपर में होता है। तो नॉर्मलाइजेशन कब करते हैं, जब बहुत ज्यादा वेरिएंस होता है ना लाइफ में या फिर वेरिएंस होता है डेटा में,
तब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं या फिर इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो कुछ वैसा ही कुछ हो रहा होगा, मतलब कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आगे पीछे हो रहा होगा, तो उसके बेसिस पर हम कुछ इंडेक्सिंग कर देंगे। ये कुछ मैंने सोचा, मतलब ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ये प्रैक्टिस वगैरह से। तो अब आप ये मुझे देखो कि आप यहाँ, हाँ अगली चीज क्या कि भाई अगेन ये नेचर कैसा है ऑप्शन का कि भाई मेरे को एक भी गलत मिलेगा यहाँ पर और मेरे पास आंसर आ जाएगा, है ना। अब चलते हैं, देखते हैं आंसर्स को, ऑप्शंस को देखते हैं। पहला क्या है, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट बोरोविंग्स बाय वे ऑफ आईआईबीज। ठीक है, चलो समझ में नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, आईआईबीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। हाँ ये मेरे पास बिल्कुल काम की बात ये कर रहा है कि भाई इन्वेस्टर्स को ना सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी या सेफ्टी वगैरह दे रहा है कि भाई इन्फ्लेशन वगैरह घटने बढ़ने से। मतलब क्या हुआ है इसका कि जैसे बॉन्ड्स का मान लो कि लेट से आपने अगर 100 रुपए का आपने अगर बॉन्ड लिया हो, है ना, तो वो 100 रुपए का बॉन्ड, लेकिन अगर मान लो 10 साल बाद वो जो इन्फ्लेशन इतना हाई चला गया हो ना कि भाई ये 100 रुपया बिल्कुल आपके 1 रुपए के बराबर हो जाए, तो वो जो आपका 100 रुपए था उस जमाने में वो तो बिल्कुल फिर तो उसका उसका भाव नहीं रहा ना। लेकिन अगर आप उसको इन्फ्लेशन से इंडेक्स, अगर आप उसको इंडेक्सिंग कर दो तो आपका काम चल जाएगा। इसी कारण आपको जो अनसर्टेनिटी जो है ना इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, इससे आपके इन्वेस्टर्स काफी सेफ हो जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना काफी मुझे क्लोज लग रहा है, जो गिवन क्वेश्चन से क्लोज लग रहा है, तो इसको मैं सही मान लेता हूँ। थर्ड क्या है, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। अब देखो यहाँ पर क्या है कि भाई पहली चीज तो ये कि भाई ये वाला ना आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट आपको जहां भी दिखे ना आपके थोड़े से कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई नेगेटिव मतलब क्या ये चल रहा है बेसिकली। तो चलो भाई इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, बट अगेन आप इसको देखते हैं थोड़ा सा और तो सोचते हैं कि गवर्नमेंट्स कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोविंग बाय वे ऑफ आईआईबीज। अब देखो कूपन रेट बेसिकली वही होता है कि इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना देते हैं, है ना। अब इंटरेस्ट रेट और रिस्क में आपको बहुत पहले से मालूम है रिलेशन कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतना ही ज्यादा परसेंटेज रेट रहेगा। लेकिन अगर मैं रिस्क अगर मैं कम कर दूं इन्फ्लेशन से इंडेक्सिंग करके, तो भाई इंटरेस्ट रेट अपना घटा सकते हैं इजिली और लोग लेने के लिए तैयार भी होंगे वैसे बॉन्ड्स को, है ना। इसी कारण यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स है कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हाँ भाई अगर हम कम इंटरेस्ट पर भी देना तो जो जनरल पीपल हैं वो बॉन्ड्स को बड़े ही खुशी खुशी वो खरीद लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा डेंजर नहीं रहा कि भाई इन्फ्लेशन के कारण वो उसका वैल्यू है बॉन्ड्स का वो घट न जाए। इस कारण जो अपना टू स्टेटमेंट्स है ये भी काफी ज्यादा मैचिंग सा है। अब जो ये 3 वाला है ना इसको मैं गलत मानूंगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि भाई ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स है और ये ऐसी चीज है ना वो आपको एक्चुअली मालूम होनी चाहिए थी अगर आपने जो बेसिक मुरनाल सर की जो इकोनॉमिक्स का जो बुक आता है ना मोटा सा जो पढ़ाते हैं सर, वो तो आपको सजेस्ट मैं करूंगा कि आपको करना ही चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द क्लास मैं एक ये भी काम करूंगा अगर आप चाहो तो कि जनरल जो बेसिक जो रेफरेंस बुक है बिल्कुल जो मस्ट वाली जो रेफरेंसेज हैं जिनको आपको करना ही करना चाहिए वो मैं आपको एक बार भी बता दूंगा। जी सर। तो ये अपना हो गया और इसके बाद आंसर अपन हम ए चूज करेंगे और आपके आगे बढ़ जाएंगे। अगर सपोज 3 के बारे में नहीं भी मालूम है तो फिर भी एटलीस्ट आप जो ये फंडा है अपना नेगेटिव वाले को गलत करने का इसको आप यूज करोगे आपका आंसर आ जाएगा और आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि अब देखो ये सब चीज में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भाई आपका 100% सही हो, क्योंकि अगर आपको 100% सही होना है तो फिर तो आपको भाई मतलब इतना पढ़ना पड़ेगा और फिर भी शायद ना हो 100% श्योर। तो जितना हम चल रहे हैं ये सारे हम चांस पर प्रोबेबिलिटी पर इस तरीके से हम पूरे गेम को खेल रहे हैं, है ना। और लेट मी अगेन से कि शायद मैंने वो वाला जो पोस्ट था उसमें डाला भी था कि जो प्रीलिम्स जो अभी का है ना दैट इज नॉट अबाउट नोइंग कि भाई यू कैन नॉट नो एवरी क्वेश्चन यार, मतलब पॉइंट इज सिंपल। आपको सॉल्व करना पड़ेगा जैसे आप सिंपल सॉल्व करते हो मैथमेटिक्स कि भाई 2 + 2 = 4 होता है, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना कि आपको रट्टा मार के आना पड़ेगा। ठीक है, होप आई एम मेकिंग सेंस टू एवरीवन। अब आपका आता है कि विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब देखो एक अपना ट्रिक ये होता है कि जैसे ही कोई गिवन चीज रहे ना आप उसको प्रैक्टिकल रियलिटी पे आप उसको लेकर आ जाओ। प्रैक्टिकल रियलिटी मतलब क्या कि भाई रियल लाइफ में क्या चल रहा है। तो भाई फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म साफ साफ मेरे दिमाग में आता है अमेजोन एक है जो कि एक फॉरेन ओन्ड है जेफ बेजोस का है, और एक ई कॉमर्स है जो कि इंडिया में अपना ये काम कर रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन ई कॉमर्स पॉलिसी पर ये बेस्ड है,
बट लेट से आपको अगर नहीं मालूम है तो भाई आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं इनको मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर। तो अब अमेजोन के बारे में क्या मुझे मालूम है कि अमेजोन पर ना अलग अलग सेलर्स होते हैं। आपको ही मालूम होगा, आपने वहां पर ऑर्डर वगैरह प्लेस करा होगा। तो जब आपने लेट से अगर आप लेट से एक सिंपल सा ये आईपैड अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो अलग अलग सेलर्स वहां पर लिस्ट डाउन करता है कि भाई ये सेलर है, इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस ये है, और आप सेलर चूज करते हो और फिर ऑर्डर प्लेस करते हो। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेस, ये वाला लाइन गलत है क्योंकि अमेजोन के खुद के आइटम्स नहीं होते हैं वहां पर। आप खुद सोचो कि इंडिया में वैसे भी एंटी कंपटीशन एक्ट है अपना, है ना, जिसके तहत अपना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है, 2002 में बना था वो। तो अगर ये अमेजोन अगर खुद का सामान बेचना चालू कर देगा तो एग्जैक्टली होगा क्या कि आप सर्च करोगे उनके सर्च वाले ऑप्शन में, तो जो सबसे जो ऊपर में जो दिखाएंगे ना वो अपने वाले आइटम से दिखाएंगे कि भाई अमेजोन का ये वाला आईपैड है, अमेजोन का ये वाला ये है, तो आप यहीं से ले लो। और जनरली लोग करते क्या है कि जो ऊपर में दिखा उसे लगता है कि नहीं भाई ये वाला अच्छा वाला आइटम है, वो उसी को वो खरीद लेंगे, और जो बाकी सेलर्स है, जो लोकल सेलर्स हैं, उनको मतलब वो काफी पिछड़ जाएंगे। तो ऑब्वियसली दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस कारण मोस्ट लाइकली जो ये वाला स्टेटमेंट है ना ये गलत होगा। ठीक है, आइडियली आपको मालूम होना चाहिए था ये चीज कि भाई इंडिया में एक्चुअली होता क्या है, दो टाइप का होता है अपना। ये होता है एक अपना होता है मार्केट प्लेस मॉडल, और मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है कि भाई अलग अलग सेलर्स होते हैं, वो एक गिवन प्लेटफॉर्म पे अपना सामान बेचते हैं। देन सेकंड इज कि भाई इन्वेंट्री मॉडल, और इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है कि भाई जो सेलर लेट्स से अमेजोन है ना, उनके पास खुद का एक इन्वेंट्री रहेगा, खुद का एक वेयर हाउस रहेगा जहां से वो पूरा का पूरा वो सामान बेच रहे हैं। तो इंडिया में केवल मार्केट प्लेस मॉडल अलाउड है, ना कि इन्वेंट्री वाला मॉडल अपना अलाउड है। तो ये वाला चीज आपको मालूम होना चाहिए था, बट अगेन अगर नहीं भी मालूम है तो जो आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना, हल्का सा रिकॉल करोगे, उस चीज से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देन सेकेंड चीज कि द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स इज लिमिटेड। ये भी बिल्कुल लॉजिकल बात है। आप ये देखो कि ये लिमिटेड क्यों ना रहे, लिमिटेड रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए कि अगर मान लो कि कोई सेलर को वो पूरा का पूरा ओन कर लिया है उसने, तो अगेन फिर वही काम करेगा। अगर पूरा का पूरा ओन कर लिया तो फिर तो वो उसी का सेलर हो गया ना। आप अगेन सर्च करोगे सबसे पहले वही सेलर दिखाएगा आपके लिए। तो अगेन ये वाला जो स्टेटमेंट है, जो दोनों को दोनों स्टेटमेंट है ना, ये दोनों बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर पहला गलत होगा दूसरा सही होगा, दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा। मुझे साफ साफ ही लॉजिक दिख रहा है, होपफुली सबको दिख रहा होगा ये चीज। तो सर इस एक क्वेश्चन था, हाँ इस जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें दे रखा है दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग द प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेसेस। तो बीच में एक न्यूज भी आई थी जहाँ पे कोर्ट में गए थे कि अमेजोन अपने ब्रांड को ऊपर प्लेस करता है, अमेजोन का जो सेल्फ ब्रांड है काफी सारी चीजों में। हाँ तो उस अकॉर्डिंग तो अमेजोन ब्रांड खुद से ही है ना प्लेटफॉर्म पे। नहीं, आपको याद होगा कि आपको जो सामान जो आता है ना वो बेसिकली अमेजोन वेरीफाइड होता है। अगर आपको याद होगा, अगर आप ऑर्डर वगैरह करते होगे तो यस अमेजोन सर। वेरीफाइड में क्या होता है ना कि अमेजोन वेरीफाइड वाला में ये वाला फंडा अपना एप्लीकेबल है कि कुछ कुछ सेलर्स हैं जो कि उनको वो ओन करते हैं, बट उनका जो ओनिंग वाला जो पावर है ना वो लिमिटेड है। तो ये वाला जो बात है ना, आप कह रहे हो कि वो केस कोर्ट केस में आया था, तो वो इस कारण आया था क्योंकि अमेजोन वाज डूइंग इट्स एक्टिविटी अगेंस्ट द लॉ। बट हमें तो अपने लॉ से चलना है ना, अपना जो ऑप्शन से चूज करना है वो प्रिवेलिंग लॉ क्या है कंट्री में, उसको फॉलो करना है, ना कि किसी ने क्या किया है उससे। अब किसी ने किसी को तो मर्डर भी कर दिया होगा, बट अगर स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ कि भाई यू कैन मर्डर एनीवन, तो वो तो गलत है ना, मतलब दैट इज अगेंस्ट द लॉ, नो। यस सर। So actually, we can get Amazon Basics products in Amazon and Flipkart Smart Buy products on Flipkart. हाँ Like Amazon Basics products, like it is owned by Amazon, no? लेकिन मेरे ख्याल से जो सेलर्स होते हैं ना वो उनके सेलर्स नहीं होते हैं टोटली। Oh, वो okay, उनके okay. वो उनको ओन करते हैं भले ही, बट ऐसा नहीं होता है कि अमेजोन की अपनी एक दुकान है और वो दुकान में से सामान ला के निकाल रहे हैं, क्योंकि ये अगेन अगर ऐसा हो रहा है ना तो फिर वो इन्वेंट्री वाले मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, जो कि इंडिया में अलाउड नहीं है ई कॉमर्स रूल्स के तहत में। Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है, तो इस लॉजिक से अपना क्या हो जाएगा कि टू ओनली हम
बहुत ही इजिली कंफर्टेबली इसको टिक करेंगे और इसको आगे बढ़ जाएंगे। तो अगेन पॉइंट क्या है कि थोड़ा सा आपको रिकॉल करना है कि भाई क्या चल रहा है इंडिया में और मैंने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किया है उसके हिसाब से। अब आपका आता है कि विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप कितना भी पढ़ लो वो क्वेश्चंस आप कहीं नहीं दिखेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा बिल्कुल एग्जाम में देन एंड देयर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब देखो फंडा यहाँ पर ये है कि आपको नहीं मालूम रियल सेक्टर क्या है। चलो पढ़ते हैं। पहली बात, पहला है कि फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। ठीक है भाई, कुछ मतलब हो रहा है, मतलब कुछ एक सब्सटैंटिव हो रहा है कि मतलब भाई अपने फार्मर्स ने क्रॉप्स बनाया और कुछ एक ना मटेरियल बन रहा है, मतलब कि भाई रियल कुछ कुछ बन रहा है, मतलब जो वर्ड से। एक सेकंड लिए फिर से। तो ये पहले वाले में क्या है कि भाई फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, तो मतलब यहाँ पर अगेन कुछ कुछ रियल हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर कर क्या रहा हूं मैं कि जो गिवन जो क्वेश्चन है उसके वर्ड से मैं रिलेट कर रहा हूँ हल्का हल्का। कुछ तो मेरे दिमाग में, कुछ तो मैंने पढ़ा है ना यार, उसके हिसाब से मैं कुछ तो सोच सकता हूँ ना। सिंपल सोचना है, रियल सेक्टर है, हाँ भाई चलो कुछ कुछ रियल यहाँ पर हो रहा है। अगला क्या है, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स। यहाँ पे कुछ रियल हो रहा है कि भाई कुछ नया वैल्यू एडिशन किया है हमने, कुछ नया बनाया है हमने। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। तो ये वाला कौन सा आपका आ गया, ये थोड़ा सर्विसेज डिवीजन में आ गया कि भाई सिंपल लेंडिंग वेंडिंग चल रहा है बट कुछ नया नहीं बना रहा है। मतलब अगर मैंने आपको 10 रुपए दिए, 10 रुपए आपने किसी और को दे दिए, इस इकोनॉमी में क्या फायदा हुआ भाई? कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ बनाया ही नहीं हमने। वो अलग बात है कि ट्रांजैक्शन हो गया है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग लग रहा है 1 और 2 वाले से। अगला क्या है, अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज। अगेन यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सिंपल एक बॉन्ड इशू कर दिया और फाइनेंशियल मार्केट में कुछ कुछ हमने हंगामा मचा दिया। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो 3-4 है ना, ये 1-2 से अलग है। मतलब 1-2 अगर एक ग्रुप में मानूंगा तो 3-4 को भाई इकट्ठा तो मैं नहीं रख सकता हूँ। ये मेरा पॉइंट है। अब आप ये देखो कि भाई 1-2 इकट्ठा कहाँ कहाँ है, 3-4 इकट्ठा कहाँ का है। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 1 और 2 ओनली, मेरे को अकेला साफ साफ दिख रहा है। तो मोस्ट लाइकली आंसर अपना 1 और 2 होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे को मैच कर गया है रियल सेक्टर वाले से हल्का हल्का। अगर आप आंसर बी चूज करते हो 2, 3 एंड 4, आप ये बताओ कि ऐसा कोई लॉजिक है जिससे कि आपने 2 को उठा लिया और 1 को छोड़ दिया है? कोई लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल बेमतलब की बात है। इस कारण मैं इसको बी को पूरा पूरा काट दूंगा। सी वाला में क्या है कि अगेन आपने यहाँ पर 1 को चूज कर लिया है, कोई लॉजिक नहीं है कि आपने 1 को चूज किया है 2 को आपने छोड़ दिया है, इस कारण आप इसको पूरा पूरा उड़ा डालोगे। अगेन यहाँ पर क्या है कि भाई 3-4 बिल्कुल एक क्लास ऑफ ऑप्शन है, दूसरा क्या है कि 1-2 1 क्लास ऑफ ऑप्शन है। तो यहाँ पर मोस्ट लाइकली दोनों साथ में होंगे नहीं। साथ में कहां पर हैं, तो यहाँ पर केवल ए में है। ये क्वेश्चन और भी टफ कब बन जाता, जब यहाँ पर क्या करता ना कि 3-4 ओनली अगर ये दे देता, तो कि भाई 3-4 को इकट्ठा यहाँ पर ग्रुपिंग कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं मालूम, हो सकता था भाई रियल वाला ये दोनों हो सकता था, लेकिन यहाँ पर काम आसान कर दिया गया कि भाई 1-2 को अलग रखा गया है और बाकी को कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, किसी को डाउट इसमें कुछ भी समझने में या लॉजिक में? नो सर, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो ये क्वेश्चन को बताने का ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि ये टोटली आपको नॉलेज बेस्ड है। अगर आपको नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें आप थोड़ा टाइम लगाओगे तो फिर मतलब आपका टाइम ही जाएगा और गलत होने के भी चांसेस हैं। तो इससे अच्छा ये होगा कि सिंपल आप इसका डी आंसर, आप इसका रट्टा याद रखोगे। लेकिन हाँ, पॉइंट क्या है कि इस क्वेश्चन को करना है आपको। करना क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि अगले साल में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि बहुत बार यूपीएससी ऐसे करती है कि जो पुराने साल का जो टॉपिक है ना, उसको रिपीट करती है अगले वाले ईयर्स में। और आपको साथ में ये भी करना पड़ेगा कि भाई ये जो आपका जो BCD स्टेटमेंट्स है ना, इनके लिए टर्म्स क्या क्या है। मतलब ये आपका जो ये वाला जो डेफिनेशन है, ये किसका डेफिनेशन है, ये वाला जो डेफिनेशन है ये वाला किसका डेफिनेशन है, और ये वाला डेफिनेशन ये किसका डेफिनेशन है। मतलब कि और ये कैसे मैं बता सकता हूं आपको, क्योंकि 2015 में शायद एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में क्या था ना कि अपना ये A, B, C और ये D था अपना। उसमें क्या था कि D वाला अपना सही आंसर था, ठीक है। लेकिन अगर लेट से अगर आप क्या करते कि D भाई D आप पढ़ते आंसर उसमें और आगे बढ़ जाते, बट देन उसने 2016-17 में क्या किया कि जो A ऑप्शन है ना, इस पर उन्होंने एक नया क्वेश्चन बना दिया अगले साल में।
तो पॉइंट ये आता है कि जो स्टेटमेंट्स हैं आपको उनको भी पढ़ना पड़ेगा आपको, और वहां से भी थोड़े बहुत एक रेडीमेड नोट्स आपके पास होने चाहिए कि भाई उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। With reference to expenditure made by the organization or a company, which of the following statement is or are correct? अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक है ये वाला। कैसे है देखो, acquiring new technology is a capital expenditure। हमें अगर आपने इकोनॉमी एक बार भी पढ़ा है तो भाई अपना जो एक्सपेंडिचर होता है ना वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि कुछ हमने कैपिटल बनाया है, कैपिटल बनाया है मतलब क्या, कुछ मशीन्स बनाई हो, रोड्स बनाई हो, हाईवेज बनाया हो, मतलब कुछ टैंजिबल बना हो जो कि दैट कैन लास्ट फॉर सम 5, 10, 15, 20 ईयर्स। जबकि रेवेन्यू वाले में क्या होता है कि लेट से आपको मनरेगा में आपको पैसा देना है, या फिर आपको लेट से अगर आपको न्यूट्रिशन वाले में पैसा देना है, तो न्यूट्रिशन वाले में क्या है ना कि आपका पैसा खर्च हो गया, कुछ बना नहीं, मतलब लोगों की भूख मिटी, ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ उनका बढ़ा, बट पॉइंट ये कुछ खास आपको साफ नहीं दिख रहा है आपको कि भाई ये रेवेन्यू का पैसा मेरा ना यहाँ पर खर्च हुआ है, जैसे कि मेरा ये वाला टावर खड़ा है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है कैपिटल और रेवेन्यू वाले में। तो ये जो पहला फंडा है एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि काफी साल तक अपना टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल लॉजिकल बात है ये। सेकंड चीज क्या है कि डेट फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर while equity financing is considered revenue expenditure। ये जस्ट उल्टा कर दिया गया, आप खुद सोचो। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है, इक्विटी फाइनेंसिंग ना काफी साल तक चलता है, क्योंकि कंपनीज वगैरह में होती है, लेट से मैंने कोई कंपनी में ना 10% मेरी इक्विटी है, तो वो रेवेन्यू नहीं है ना, वो तो उसको मैं जब पाऊंगा तो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तब तक मैं उसको छोड़ सकता हूँ, और जब कभी मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो इक्विटी फाइनेंसिंग अपनी जो होगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, ना कि वो रेवेन्यू वाली होगी। ठीक है, तो ये सिंपल लॉजिक से मैं ये वाला कट करूंगा। एंड अगेन आप इसको वैसे भी देख सकते हो कि अगर आपको यहां से अगर आपको हिंट लेते ना कि भाई अगर कैपिटल वाला अगर ये वाला है और अगर इसको मैं सही मान लूं तो भाई सेकंड वाला तो बिल्कुल ही गलत है, और इस लॉजिक से अपना आप सी को काटोगे और आप ए आंसर आप इसको टिक कर लोगे इसको। ठीक है, अगेन जितना यहां पर मैं बता रहा हूं, अगर आप इसका 50% भी यूज कर पाओ, 40% भी यूज कर पाओ, तो वो दैट इज मोर देन एनफ टू क्लियर द एग्जाम, टू क्लियर द प्रीलिम्स। क्योंकि ये सारा ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें मैंने थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा मैंने सोचा, तब जाकर मैंने बताया ये वाला, बट जो रियल एग्जामिनेशन में उतना टाइम तो रहने नहीं वाला, बट अगेन यू नीड टू प्रैक्टिस एनफ कि भाई वहां पर बिल्कुल नेचुरल आ जाए वहां पर। अगला चलता है, अगला क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, ये क्या है, अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंसिंग सेविंग गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग्स। अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा रहा हूं मैं कि लेट से मुझे नहीं मालूम भाई कि मैं गवर्नमेंट बोरोइंग में पैसा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सिंपल बात है यहाँ पर ये शेयर वाली बात है। ये शेयर में ना कोई ने नंबर नहीं दिया है कि भाई आपका 50% शेयर ही, आपका 20% शेयर ही आपको जाना चाहिए। अगर ये 0.0000 कितना भी जीरो लगा दो, इतना परसेंटेज भी अगर हमने दे दिया ना, तो आपका काम स्टेटमेंट सही हो गया, और जो कि मोस्ट लाइकली होगा ही होगा। इकोनॉमी में आप देखो, इकोनॉमी में ना डायरेक्ट कुछ लिंकेज नहीं होता है। इकोनॉमी में आप कभी नहीं ये बोल सकते हो कि भाई मैंने रोड बना दिया ना तो वहां पर उस एरिया में डेवलपमेंट आ ही जाने वाला है, कोई भी डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। तो सारा यहाँ पर डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अब यहाँ पर ये तो बोल नहीं रहा भाई कि डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली है, तो मैं मानूंगा कि भाई कोई ना कोई तरीका से थोड़ा बहुत शेयर अपना जो अपना फाइनेंशियल सेविंग है हाउस होल्ड का, वो गवर्नमेंट बोरिंग में वो लग ही गया होगा। ये मैं तरीका मान रहा हूँ इस चीज को, तो इस तरीके से मैं इसको 1 को सही मान लूंगा और आगे बढ़ेंगे इसको। Dated securities issued at market related rates in auctions form a large component of internal debt। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा कि भाई जी अपना जो इंटरनल डेट है ना उसका अपना क्या कंडीशन वगैरह है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ग्रे एरिया है। इस क्वेश्चन में ग्रे एरिया है कैसे, यहाँ पर देखो ये बोल रहा है लार्ज मतलब क्या भाई, लार्ज मतलब आप लार्ज 90% को कह रहे हो, 50 को कह रहे हो, 40 को कह रहे हो, 20 को कह रहे हो, क्या किसको कह रहे हो। तो जहां पर ग्रे एरिया रहेगा मोस्ट लाइकली वहां पर वो स्टेटमेंट सही हो जाने वाला है। सबको ये सेंस हो रहा है ना, ये ग्रे एरिया वाला को कैसे मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, मतलब जो स्टेटमेंट डिवाइस किया गया है यूपीएससी ने, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ उसको सही उसका वैलिडिटी को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर ग्रे एरिया है, कितना नंबर है कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है, तो मैं इसको भी सही मान लूंगा और अपना सी आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे।
किसी को दिक्कत यहाँ तक? नो सर, क्लियर। तो अब आप यहाँ तक अपना 10 नंबर क्वेश्चन, हाँ, तो 10 नंबर क्वेश्चन तक आ गया। अब इसके बाद कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि पॉलिटी के क्वेश्चंस से पहले मैं साइंस एंड टेक वाला या इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चंस में सॉल्व करूँ, क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम होता है कि पॉलिटी क्वेश्चंस में जो ट्रिक्स या रूल्स है ना कम लगती हैं। तभी मैं आपको कहूंगा कि जो पॉलिटी के क्वेश्चंस में उसमें थोड़ा सा आपको मतलब ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर रूल्स ना कम लग रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपको मालूम है तो भाई मालूम है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, ऐसे वाले कंडीशंस होते हैं। लेकिन अगेन पॉलिटी में कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा एक बार आप साइंस और एनवायरनमेंट वाला करने के बाद। सर एक क्वेश्चन कर सकती हूँ क्या? थोड़ा हाँ बताओ। सर ये जो आप सीरीज मतलब अभी जो मतलब कि क्लासेस ले रहे हैं, ये मतलब ओनली ट्रिक्स पे मतलब क्लासेस हो रही है क्या, कि कैसे सॉल्व करनी है, हाउ टू एलिमिनेट फॉर दिस क्वेश्चन, हाउ टू एलिमिनेट दैट क्वेश्चन, मतलब एलिमिनेशन टेक्निक क्लास है ये ना? हाँ, ये क्वेश्चन का मेन, ये जो सेशन उसका मेन बेसिस यही है, मेन एजेंडा वही है। मैं बोल रही थी कि सर जैसे कि प्रीलिम्स में जैसे कि थोड़ा सा हम लोग को नॉलेज चाहिए था, मतलब कि करंट कितनी इयर्स की कवर करूं, और करंट के लिए बेस्ट क्या होना चाहिए कवर करने के लिए मटेरियल्स। और सर मैं पूछ रही थी एक बार आप मतलब अच्छे से मतलब बुक लिस्ट थोड़े हम लोग के बता देते, क्योंकि बुकें बहुत सारी हम लोग पास हो जाती है और माइंड में ये रहती है कि एनसीईआरटी पढ़नी है 6 to 12। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सर एक बार एनसीईआरटी की उस एनसीईआरटी को करनी ही करनी है एनी हाउ। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि जो बुक लिस्ट वाला जो सेशन है ना वो मैं अलग से कर दूंगा। देखो जो नॉलेज वाला जो पार्ट है ना, देखो अब मैं बैठ के पढ़ा नहीं सकता आपको, है ना, क्योंकि कि भाई ये रहा पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत है या स्पेक्ट्रम है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, या फिर काफी सारे लेक्चर्स पढ़े हैं अपने यूट्यूब पर या कहीं भी फ्री में, तो आप वहां से कर सकते हो अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो। क्योंकि पढ़ाना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट है कि मैं अब पूरा करंट अफेयर पढ़ाऊं, या आप शायद बात समझ सकते हो मेरे ख्याल से। क्लासेस वगैरह की नहीं बोल रही, पढ़ाने वाला नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ हम्म कि एक बार जो है ना हम लोग के बुक, हम लोग पास बहुत सारी बुक है एनसीईआरटी, बट मैं बोल रही हूँ कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी कौन सी एनसीईआरटी आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट, जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, मतलब वो मतलब थोड़ा एनसीईआरटी पे थोड़ा मतलब ये एनसीईआरटी बस ओनली एनसीईआरटी फॉर क्लास, दिस क्लास इज इम्पोर्टेंट, दिस क्लास फॉर एवरी ठीक है, सब्जेक्ट यू, हाँ टेल मी तो फिर मैं अलग दिस से एक सेशन कर दूंगा जिसमें कि बुक लिस्ट या फिर जनरल जो स्ट्रेटजी है ना उसके बारे में अलग से मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इज हाउ टू मैनेज टाइम मैनेजमेंट फॉर प्रीलिम्स एंड। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से छोटा सा सेशन रख देंगे ताकि उसमें केवल वही लोग आए जिसमें कि जिनको इशू आ रहा है इस वाले पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। यस सर। सर बुक लिस्ट तो पता ही है, बट आपके हिसाब से थोड़ा सा मतलब जाना था, बुक लिस्ट तो मेरे को पता है कि ये करनी, बट एक बार आप भी मतलब वो सजेस्ट कर देते कि ये बुक तो ठीक है, कर ठीक है, लेते। मैं उसको अलग से कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, और सर ये सेशन वो एलिमिनेशन वाला हमेशा होने वाली है क्या, संडे संडे? हाँ, वो मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा टाइम निकालने के लिए, और कोशिश करेंगे कि इसको रेगुलर रखें इस चीज को। हाँ सर, 1 वीक में 1 बार 1 डे हो ठीक है, सकती है पॉसिबल। जी सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अब चलो अगला क्वेश्चन ये आता है कि अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स व्हिच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये वाला है ना, आपको मालूम है कि भाई ये वाला बहुत ही हाईली ग्रीन हाउस गैस है, और ये बहुत ही नॉर्मल लॉजिक वाली बात है कि भाई राइस में ना, राइस में सबसे ज्यादा पानी वानी चाहिए होता है, ठीक है, और ये यहीं से बहुत ज्यादा मीथेन वगैरह निकलता है। वीट में ज्यादा पानी चाहिए नहीं होता है तो भाई ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कॉटन में ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है तो भाई ये भी काट दो आप, बच जाता है शुगर केन। बट आपको मालूम होना चाहिए भाई कि राइस में ही सबसे ज्यादा मीथेन वगैरह निकलता है। ये थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये हो गया अपना तो कौन से ईयर 22। का डिस्कशन कर रहे हैं सर आप, ये क्वेश्चन कौन से ईयर का? सो ये प्रॉब्लम सारे हो रहा 2022 के क्वेश्चन है। है। ओके सर, ओके। तो अब अपना अगला क्वेश्चन है कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कल्टीवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इन द फील्ड्स इज प्रैक्टिस्ड। अब देखो यहाँ पर मैं कौन सा फंडा यूज करता हूँ कि भाई जब भी कोई आप नया टेक्नोलॉजी देखो ना, कुछ नया टेक्निक देखो, तो मोस्ट लाइकली जो उसके रिजल्ट्स होते हैं ना वो सारा अच्छा अच्छा ही होता है। जैसे आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं 5G की बात करूँ 4G से कंपेयर करूँ, तो भाई ऑब्वियसली बात है स्पीड अच्छा होगा, उसका नेटवर्क अच्छा होगा, बहुत ही इजीली कनेक्ट कर पाएंगे वगैरह वगैरह। तो जब भी आपको देखिए टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस में, साइंस एंड टेक वाले में, कि कोई प्रोग्रेसिव टेक्निक है तो उसमें जनरली प्रोग्रेसिव ऑप्शन ही होंगे। आप देखते हैं कि भाई कैसे अपने ऑप्शन सही हैं कि नहीं सही है। पहला है रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, बिल्कुल प्रोग्रेसिव वाली बात है अपना कि भाई कम सीड्स यूज कर रहे हैं, कम सीड्स में उतना फसल निकल आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड चीज
रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन, बहुत अच्छी बात है भाई, क्लाइमेट चेंज वगैरह सब बच जाएंगे हम लोग, बिल्कुल प्रोग्रेसिव है, क्योंकि हमें मालूम है, डेटा मालूम होना चाहिए आपको मेंस के लिए कि एग्रीकल्चर जो सोर्सेज है दैट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 18% ऑफ जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज है। तो भाई रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन बिल्कुल लॉजिकल, अच्छी बात है। थर्ड ये है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, क्यों भाई? क्योंकि कम पानी वानी खाएगा तो भाई कम कंजम्पशन हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो बहुत ही प्रोग्रेसिव है सबके सब। तो भाई मोस्ट लाइकली जो अपना आंसर होगा ये अपना डी होगा। और अगेन ये कौन से ट्रिक से मैच कर रहा है? साइंस एंड टेक वाले मैंने बताया था कि मोस्ट लाइकली सारे ही आंसर होंगे अनटिल अनलेस कोई ऑप्शन ऐसा हो जो बिल्कुल ही मतलब कि उठा पटक हो, मतलब कहीं से मतलब पूछ दिया हो उन्होंने। तो ये फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यार बहुत ज्यादा मतलब आपको अगर नहीं मालूम है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल केबीसी वाला क्वेश्चन है, कुछ सोचने का इसमें ऑप्शन नहीं है भाई। एबीसीडी तो आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो बिल्कुल ऐसे अगले क्वेश्चन पर चले जाओ। फिर से ये गंडीकोटा कैन्यन साउथ इंडिया, अगेन मैं ये क्वेश्चन वैसे इसका आंसर तो अपना फगवाने है मेरे ख्याल से। अगेन ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें कोई आप दिमाग लगा नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है। इसमें भी पिन्नार आंसर है, आप अभी से रट्टा मार लो और आगे के अगले साल के लिए आप कावेरी को मैप पर मार्क कर लोगे, मंजीरा को मार्क कर लोगे, तुंगभद्रा को मैप कर लोगे, मार्क कर लोगे, सिंपल। अगला, अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल रियल एप्लीकेशन ऑफ पीवाई की नॉलेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में साफ साफ आया है, नामचा बरवा आ चुका है पहले से कि भाई नामचा बरवा कहाँ लोकेटेड है, नंदा देवी आ चुका है कि नंदा देवी कहाँ लोकेटेड है, और नोक्रेक नेशनल पार्क ये भी आ चुका है। और साथ में साथ मैं इन्वायरमेंट वाले पार्ट में सबको इतना मैं सजेस्ट तो करता ही करता हूं कि भाई आप कुछ याद मत रखो, लेकिन नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये कौन से स्टेट में कौन वाला है ना, ये तो आप याद रखो ही रखो, बिल्कुल कुछ और याद रखो चाहे मत रखो। अब देखो पहला अपना क्या है, ये अपना नामचा बरवा है। नामचा बरवा भाई मेरे को मालूम है जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है, जबकि जो गढ़वाल हिमालय है ना ये अपना उत्तराखंड वाले एरिया में है। तो इसके लिए अगर आप इनकेस भूल जाओ एग्जाम वगैरह में तो फटाक से आप क्या करो, फटाक से आप ये अपना मैप ड्रॉ कर लो, ऐसे करके आप ये ऐसे मैप ड्रॉ कर लो और ये अपना ऐसे करके। तो यहाँ पर मुझे मालूम है कि भाई ये वाला एरिया में ना ये अपना नामचा बरवा है, और जबकि उत्तराखंड वगैरह है ना ये अपना इस राउंड वाले एरिया में है। तो भाई ये कुछ ज्यादा ही दूर दूर नहीं है, तो इतना दूर दूर है तो भाई मुझे साफ साफ मैं समझ जाऊं कि भाई ये वाला अपना गलत है मैचिंग वाले में। अगला है नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ है। नंदा देवी नेशनल पार्क आपको मालूम है कि भाई उत्तराखंड में है। तो भाई अगर मैं ये भी श्योर नहीं हूं ना कि एग्जैक्टली कुमाऊं हिमालय में है कि नहीं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे क्लास 11th का, उसमें डिफरेंट डिविजन्स ऑफ हिमालय है, गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और सिक्किम हिमालय। तो उसमें साफ साफ क्लियर है कि भाई जो कुमाऊं हिमालय वाला पार्ट उत्तराखंड वाले पार्ट में फॉलो करता है। तो मैं इतना अज्यूम करके चलूंगा कि भाई अगर कुमाऊं भी उत्तराखंड में ही है, नंदा देवी भी उत्तराखंड में ही है, तो भाई ये दोनों एक ही जगह होंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई नंदा देवी जो पीक है ना, मतलब कुमाऊं हिमालय यहाँ पर उत्तराखंड का और नंदा देवी यहाँ पर हो, ठीक है ना, ये पॉसिबल है। लेकिन इतना थोड़ा सा हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई अगर इन्होंने इतना अगर दिया है ना ओवरलैप, तो वो सही उन्होंने ओवरलैप दिया होगा। बट यहाँ पर तो बिल्कुल ओवरलैप ही नहीं है, नामचा यहाँ पर है और अपना गढ़वाल यहाँ पर है, तो इसको मैं 2 को सही मान लूंगा। नोक्रेक नेशनल पार्क होता है मेघालय में होता है, और मेघालय के लिए मैंने एक बना रखा है निमोनिक कि नो बडी लव्स मेघा। तो इसमें क्या है कि भाई नो से ना नोक्रेक मेरा था, और बर्डी से क्या था बालपक्कम नेशनल पार्क, और मेघालय से तो मेघा था ही अपना। तो इस कारण जो नोक्रेक नेशनल पार्क है ये मेघालय में है, ना कि सिक्किम में। सिक्किम देखो भाई ये अपना बिल्कुल यहाँ पे सिक्किम है, जबकि अपना मेघालय ये अपना इधर है, तो बहुत ही दूर दूर है। और इसको मैं ये कट करके अपना इजिली 2 ओनली मार्क करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो हाँ, ये नमचा बरुआ शायद नॉर्थ ईस्ट में है सर, मतलब एक मेरे सर हैं मतलब बरुआ सर, तो हम कहते थे कि वो शायद नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल सर के अरुणाचल से शायद। है सर ये, अच्छा ब्रह्मपुत्र जहाँ तो से ये टर्न लेती है अंदर तो इंडिया ये में। नंगा पर्वत इधर है क्या? हाँ 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 हाँ, नंगा नंगा है पर्वत है। नॉर्थ ईस्ट में। यस ये यस। नंगा पर्वत यही है ना ये वाला? हाँ 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 नंगा पर्वत यहाँ पे है, और नॉर्थ ईस्ट में है शायद नंगचा बरुआ। अच्छा बरुआ अच्छा, है ठीक है शायद। ठीक है, तो फिर शायद मैं भूल गया हूँ।
तो आप इस चीज को ध्यान रख लेना, इस चीज को आप लोग सही कर लेना कि नामचा बरवा है ना, ये कौन सा स्टेट किसी को याद है क्या? शायद अरुणाचल में है सर ये। अरुणाचल में है। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि आपको अगर ये मालूम होता है ना कि नामचा बरवा यहाँ पर है अरुणाचल में, और जबकि गढ़वाल हिमालय बहुत ही दूर है, तो कोई यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है, तो आप इस दिन को कट कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा नॉलेज वाला बेस था, डेफिनेशन ऑब्वियस था। लेकिन अगर आप केवल इतना भी याद रखते हो ना कि आपको अगर नेशनल पार्क्स पूरा मालूम है, टाइगर रिजर्व मालूम है कौन कहाँ है, तो आप इनको सॉल्व कर लोगे आप इसको। क्योंकि देखो कि जो 2 वाला जो ऑप्शन है ना, अगर आपको 2 मालूम है तो आप क्या करोगे, सी को कट करोगे, आप उसको डी को कट करोगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया 25 क्वेश्चन। अगला है द टर्म लेवांट ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग रीजन्स। अब देखो ये अपना एग्जैक्ट एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ फेवरेट है। कैसे एप्लीकेशन है, जब आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मेडिटेरेनियन सी वाला जो आंसर है ना, ये आपको इतना बार दिखेगा। मेडिटेरेनियन सी वाला क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज फेमस फॉर सिट्रस फ्रूट्स वगैरह, और उसमें ऑप्शन था मेडिटेरेनियन सी वाला जो अराउंड एरिया है ना, वो वाला। एंड इंडीड जो वो कंट्रीज हैं, दे आर वेरी फेमस फॉर सिट्रस फ्रूट। क्योंकि आप लोग शायद पहले जानते भी होंगे, जो लोग पीने वाले होंगे ना, कि जर्मन बियर बहुत ही फेमस है। आयरिश क्या फेमस है, विस्की मेरे ख्याल से ना। यस सर। हाँ, मैं समझ गया कौन कौन है बढ़िया विस्की वाले आदमी। तो आयरिश विस्की फेमस है, और पोर्टुगल का पता नहीं क्या फेमस है। पोर्टुगल का यार कोई और भी क्या चीज फेमस है, याद नहीं आ रहा मेरे को अभी। फिर अपना रशियन वोडका फेमस है ना। तो वो जो वो वाला एरिया है ना, वो बिल्कुल फेमस है सिट्रस फ्रूट्स के लिए। तो वो वाला क्वेश्चन आया था उस पर्टिकुलर ईयर में। तो मेरे को मालूम होना चाहिए था कि भाई मेडिटेरेनियन सी वाला है ना, काफी ये फेवरेट ऑप्शन है। जो बाकी कंट्रीज हैं नहीं भी मालूम है, तो मतलब इतना मैं रिस्क लेकर चलूंगा कि भाई यहाँ पर एक ऑप्शन तो ये है कि भाई मैं छोड़ दूं पूरा का पूरा। लेकिन मेरा जो फंडा होता है ना कि मतलब 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो भाई कुछ तो मैं सोचूंगा ना, कुछ तो यहाँ पर मैं टिक करूंगा ना। लेकिन यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई साथ में यहाँ पर ये डी ऑप्शन भी है, जहां पर इंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन सी, और ये वाला क्या है, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पर मैं केवल ए और डी में कंफ्यूज रहूंगा। तो अगेन आई विल यूज 50-50 कि मैं ऐसे आंख बंद करूंगा, और जहां पर भाई लग जाए ए और डी वाले में, उसको अपन टिक मार देंगे जब मेरे को फुल्ली श्योर नहीं होगा, और मैं इक्वली कंफ्यूज रहूंगा दो ऑप्शन वाले में। बट हाँ, मैं टिक जरूर करूंगा क्योंकि मेरे पास 50% चांसेस सही होने का ऑप्शंस का। ठीक है, ये लॉजिक सब समझ में आ रहा है ना, क्यों मुझे टिक करना चाहिए जब मेरे पास 50% ऑप्शन अवेलेबल हो। तो सर मैं कह रही हूँ कि Yes, sir. हाँ। सी होगी ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन रॉन्ग होगी। मतलब आप मतलब ये बता रहे हैं क्या, जो भी क्या ऑप्शन में सर आप मतलब इस क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि मेडिटेरियन सी जिस भी ऑप्शन में होगी, जिस टाइप की भी क्वेश्चन आएगी, तो उस टाइप में यदि मेडिटेरियन सी मेरे को वर्ड दिख गई कीवर्ड, तो वो ऑप्शन ऑलवेज रॉन्ग नहीं, सही मैंने बोला है, क्योंकि वो सही जनरली ऑप्शंस में होते हैं। सही पकड़ना है आपको, ठीक है। तो ये ए और डी में मेडिटेरेनियन है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मोस्ट लाइकली आंसर ए और डी में ही होने वाला है। अब क्योंकि नहीं मालूम है मुझे, तो आप एक को पिकअप करोगे और अब आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। सर हेलो। हाँ। सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंटायर जो वर्ड है वो एक एक्सट्रीम वर्ड है, उससे भी तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ इसको। हाँ देखो, ये मेरे से छूट गया, बिल्कुल सही कि इंटायर वाला जो पार्ट है ना, इंटायर का मतलब ही होता है बिल्कुल 100%, और ये बिल्कुल एक्सट्रीम वर्ड है, और ये एक्सट्रीम वर्ड वाला ये आगे आने वाला है। बहुत ही बढ़िया। तो इस कारण मोस्ट लाइकली जो आपका डी आंसर होगा ना, डी आंसर नहीं होगा, और ए आंसर बहुत ही इजीली टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये छूट गया था मेरे से, बढ़िया इंटायर है ये वाला। तो हाँ, आगे देखो पॉइंट ये आता है ना कि पकड़ने वाली मतलब, और ये सारी चीज प्रैक्टिस से आगे आपको आएगी कि भाई कैसे आप फटाक से आपने एक बार में पढ़ा और अपने वर्ड्स को पकड़ लिया कि नहीं भाई यहाँ पर इंटायर मेरे को दिखा, मैं काट दूंगा और आगे मैं बढ़ूंगा इस चीज को। ये हो गया अपना 26। अब ये देखो क्वेश्चन आता है अपना अफगानिस्तान वाला कि भाई कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर ये बन सकता था। अब अगर आप प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हो ना, तो आपको ये तो मालूम ही होना चाहिए कि भाई कैस्पियन सी के सराउंडिंग में ना कौन सा कंट्रीज हैं, और इनका आपको निमोनिक मालूम होना चाहिए कि भाई तारीख करके कोई निमोनिक है जो कि बहुत ही फेमस निमोनिक है। अगली चीज, एक आपका ब्लैक सी है, और ब्लैक सी के सराउंडिंग में कुछ कुछ कंट्रीज हैं, और वो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कि अपना होता है गर, और ये आपका बट होता है, तो ये मालूम होना चाहिए।
अब मुझे अगर ये मालूम है ना कि कैस्पियन सी के सराउंडिंग में कंट्रीज कौन कौन सा है, तो इससे ये अपना कैसे बन जाएगा मैं आपको ये दिखाता हूँ। और थोड़ा सा आपको मैप बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा सेंस होना पड़ेगा मैप का, ताकि आप इसको सही कर पाओ। कैसे आप इसको कर पाओगे, आप ये देखो कि अपना लेट से अपना ये कैस्पियन सी वाला अपना ये एरिया ये है। तो कैस्पियन सी वाले एरिया में क्या है ना कि ये अपना यहाँ पर अपना ये अजरबैजान है, और अपना यहाँ पर अपना ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये अपना अफगानिस्तान है, और यहाँ पर ये आपका तुर्कमेनिस्तान है, मेरे ख्याल से तुर्कमेनिस्तान है या तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और इधर अपना किर्गिस्तान है, और यहाँ पर अपना उज्बेकिस्तान है, किरवुटू, हाँ किरवुटू, और हाँ ठीक है, ऐसे करके ये वाला अपना एरिया है। और फिर अपना इधर कहीं पर अपना ये कजाकिस्तान है। ये मेरे को हल्का हल्का मेरे को मैप से ये याद है, इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, और यहाँ पर अपना तजाकिस्तान है, ये वाला अपना तजाकिस्तान है, ठीक है। और देखो, और इसी कारण जो आपका जो ये निमोनिक है ना कैस्पियन सी वाला, इसमें तजाकिस्तान आपका ये टी वाला है, और जो ए वाला है ये आपका ये अजरबैजान है। अब आप मुझे ये बताओ कि भाई अफगानिस्तान कहाँ है, अजरबैजान कहाँ है, बीच में कैस्पियन सी आ जाएगा, तो भाई कैसे वो बॉर्डर होगा। मतलब किसी को मैप ना एग्जैक्ट याद नहीं होता है कि भाई मेरे को मैप आंख में बंद करूं और मेरे को दिख रहा है कि भाई ये कैस्पियन सी है और यहाँ पर ये है। हल्का हल्का कुछ कुछ सोचना पड़ेगा आपको देख करके। तो आप ये बताओ कि भाई अजरबैजान यहाँ पर है, तो ये तो भाई बिल्कुल नहीं होने वाला, बॉर्डर करने वाला है। ये मैं सबसे पहली बात पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे को याद है कैस्पियन सी के सराउंडिंग में अजरबैजान तो है ही है। अब मैं 1 को काटूंगा ना, 1 को काट दिया और मेरे पास सीधा सीधा आंसर निकल कर आ गया 3 4 5। मेरे को कुछ नहीं करना है इसमें। ये तो हो गया एक तरीका। सेकंड तरीका ये भी था कि अगर आपको हल्का मैप अपना ये वाला याद था, क्योंकि भाई अफगानिस्तान काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि लास्ट ईयर अपना वो तालिबान वाला केस सबको मालूम ही होगा, तो ये मालूम होना चाहिए था कि भाई अफगानिस्तान के सराउंडिंग कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो कुछ कुछ कंट्रीज हैं जो कि आपको मैप वक्त में आप कर लोगे कि भाई अफगानिस्तान के सराउंडिंग कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन कौन से कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हैं, कौन कौन से कंट्रीज इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और कौन सा कंट्री है जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों से क्रॉस करता है, ये सारी चीज। और कौन सा रिवर है जो कि अपना इक्वेटर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करता है। तो कुछ कुछ जीके हैं वो आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, और वो रट्टा मार लोगे तो काफी ज्यादा लाइफ आसान हो जाएगा। तो ये वाला जो मैं बात बोल रहा हूँ कि हल्का सा मेरे को अभी याद रहता, तो मैं कैसे यूज करूंगा, भाई अफगानिस्तान के बगल में तुर्कमेनिस्तान तो मेरे को है, तो ये तो मेरे को दिख रहा साफ साफ, लेकिन जो किर्गिस्तान वाला है ना, ये तुर्कमेनिस्तान के बगल में है, ना कि अफगानिस्तान के बगल में है। इस कारण ये वाला आप इसको भी कट कर सकते हो, और फिर इसको आप 3 4 5 को आप टिक करके आप इसको आंसर भर सकते हो। बट आई वुड अगेन से यहाँ पर ये वाला मेथड यूज करना ज्यादा आसान है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है अदर देन ये वाला मेथड। तो ये हो गया अपना 27। 28 नंबर देखो, ये क्वेश्चन कैसे बिल्कुल एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर के लाइन पर ही बनाया गया है। और प्रीवियस ईयर के लाइन पे कैसे बनाया गया है ये मैं आपको दिखाता हूं। पहला वाला स्टेटमेंट क्या है कि भाई मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। मोनाजाइट कोई मिनरल होगा, ठीक है, इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। सोर्स होगा यार, मतलब 1 ग्राम भी मिल गया तो चलो अच्छी बात है, सोर्स हो गया अपना, तो ये मोस्ट लाइकली सही है। अगला क्या है, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, मुझे नहीं मालूम, आगे बढ़ते हैं। मोनाजाइट्स अकर्स नेचुरली इन द इंटायर कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। ये आपको अगेन एंटायर दिखा, पिछले क्वेश्चन में आपको एंटायर दिखा था, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि एक क्वेश्चन था क्या, तो हाँ डुगोंग्स पे क्वेश्चन था, और इस डुगोंग्स के क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि डुगोंग्स आर फाउंड अलोंग द इंटायर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंटायर कैसे पॉसिबल है, मतलब अलोंग द आपका आप ये देखो अपना ये कोस्ट ऑफ इंडिया है, तो भाई यहाँ पर कुछ और होगा, मतलब अपना इकोसिस्टम, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, मतलब पूरे जो इकोसिस्टम है ये पूरे में अलग अलग है, तो जो एनिमल्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे। तो डुगोंग्स पूरे के पूरे एरिया में मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, और इसका जो इंटायर वाला जो वर्ड होता है ना वो मोस्ट लाइकली वो गलत ही रहेगा। और इस तरीके से मैंने अगर 3 को अगर गलत करा है ना, तो 3 को गलत करते ही आप ये देखो 3 इसमें है, इसको उड़ा दो, 3 इसमें है, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, और आपके पास 1 to 4 आपके लिए आंसर मिल गया। ठीक है, अब देखो 4th में आप ये बोल सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन एक्सपोर्ट और प्रोसेस मोनाजाइट। ये ओनली एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन मैं ये मानूंगा कि भाई जो 3 वाला जो वर्ड है ना ये ज्यादा एक्सट्रीम है कंपेयर टू 4। आपको ये भी देखना पड़ेगा
ये 4 वाला थोड़ा वायेबल भी है। क्यों वायेबल है? क्योंकि भाई ये बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल है, तो भाई गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि प्राइवेट वाले को इसको दे करके और वो लोग बिल्कुल इलीगल माइनिंग और बिल्कुल इंसेसेंट माइनिंग करके पूरा का पूरा खत्म कर डाले। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि जो गवर्नमेंट है इसको अपने पास रखेगी ये, और ये प्राइवेट बॉडी को ये ना दे। तो ये मैं लॉजिक को यूज करके 4th को मैं ज्यादा सही मान रहा हूँ एज कम्पेयर टू 3 वाले से। हाँ सर, ये एक्चुअली मोनाजाइट एक रेयर अर्थ मेटल एक्चुअली न्यूक्लियर जो बोले ना कि 3 स्टेज न्यूक्लियर के लिए, तो वहाँ पे मोनाजाइट का यूज करेंगे। हाँ, तो ये तो तो केमिस्ट्री वालों है मालूम होना चाहिए था इनफैक्ट आप लोगों को, तो मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है इसमें, है ना। यस सर, और फिर उस लॉजिक से बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर अगर उसका सोर्स है तो ऑब्वियसली कि वो प्राइवेट बॉडीज को एक्सट्रैक्शन की परमिशन नहीं देगा। हाँ, आपको मालूम होगा कुछ कुछ जो अपने इंडस्ट्रीज है ना, दे आर वेरी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज, जैसे कि एटॉमिक और न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज है, वो टोटली गवर्नमेंट ही उसको ओन करती है। जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, टोटली गवर्नमेंट ओन करती है और प्राइवेट को बिल्कुल अलाउ नहीं करती उस चीज के लिए, क्योंकि वो सर्टेन क्रिटिकल एरियाज है। तो आप इस लॉजिक से आप इसको 4th को सही करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। अगला, in the northern hemisphere the longest day in the year normally occurs in what time? अब आप ये देखो, अगर आपने एनसीईआरटी देखा हो क्लास 11th वाला, एक बार भी देखा होगा, तो आपको ना ये वाला दिखा होगा, ऐसे एलिप्टिकल पाथवे दिखा होगा जिसमें कि आपका यहाँ पर सन है और ये 4 पोजीशंस हैं आपके अर्थ के, है ना। सबको याद होगा ना, समर इक्विनॉक्स, विंटर इक्विनॉक्स वाला सारा। यस सर। ये आपका इक्विनॉक्स वाला और सोलिस्टाइस वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था। तो आपको उस ईयर से आपको ये हिंट मिल जाना चाहिए था ना कि जो आपका इक्विनॉक्स वाला है, जो सोलिस्टाइस वाला है, ये फेवरेट पार्ट है एनसीईआरटी का। ये मेरे को, मैं बाकी भूल जाऊं लेकिन ये मेरे को 2 बार 3 बार मैं देख कर जाऊंगा इसको। तो उसको अगर आपने एक बार भी देखा होगा तो आपको एग्जैक्ट डेट भले ही ना याद हो, लेकिन आपको इतना जरूर याद होगा ना कि वो भाई कुछ ना कुछ वो 21, 22, 23 के राउंड में सारा का सारा डेट था अपना। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि जो सारे जो मंथ थे ना, वो सारा अपना मंथ था 3, 6, 9, 12 बिल्कुल इक्वली अपना डिस्ट्रीब्यूटेड था। 3 मतलब क्या हो गया अपना, ये अपना मार्च हो गया, और 6 मतलब क्या हुआ, जून हो गया, 9 मतलब क्या हुआ, कितना हुआ, सितंबर ना, और 12 मतलब अपना दिसंबर हुआ। तो भाई यहाँ से मुझे इतना तो मैं रिकॉल कर सकता हूँ कि भाई इनमें से ही कोई ऑप्शन है। अब आप यहाँ पर ये देखो कि जून और जून मेरे को दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर, लेकिन ये जुलाई क्यों रहेगा भाई? जुलाई मेरे पास 7वां महीना है और अपना सिमेट्री से कुछ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चारों के चारों पोजिशन इक्वल हैं, तो अपना बिल्कुल टाइम भी इक्वल होना चाहिए था 3, 6, 9, 12 पे। ये 7वां महीना है, तो इसको भाई आप इनको ऐसे काट दो। अब आप ये देखो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, भाई मुझे जितना भी मैं रिकॉल कर पाऊं 1 से 15 तारीख कहीं नहीं लिखा हुआ है, 21, 22, 23 का राउंड ही लिखा हुआ है, तो सेकेंड हाफ ही मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, तो बस इसको बी को टिक मारेंगे। इवन इफ यहाँ पर मेरे को बहुत ही हल्का हल्का याद था, एक बार मैंने पढ़ा था, उससे ये क्वेश्चन अपना आप सॉल्व कर सकते हैं। सर एक बात बोलूं इसमें, मतलब हाँ। ये तो टॉपिक मेरे मतलब ये तो 6th क्लास के एनसीईआरटी से है, बट ये 21 जून कहा जाता है ना कि 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे एंड 25 दिसंबर 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे एंड द हॉटेस्ट डे, कुछ वही। हाँ, ये सबको Second- मालूम भी होगा मेरे ख्याल से, स्कूल वगैरह हम लोग जाते थे ना, हाँ। तो स्कूल वगैरह में कहते थे हम लोग कि यार आज जल्दी जल्दी घर चलो क्योंकि आज बढ़िया खेलेंगे, क्योंकि आज दिन लंबा रहने वाला है, मतलब आज शाम थोड़ा देर से ढलने वाला है ना, तो बढ़िया दिन भर खेलेंगे फिर। तो ये तो स्कूल से काफी लोग है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि एक फंडा ये होता है ना कि जो आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है ना, थोड़ा उसको रिकॉल करो और उससे आप उसको आंसर को सॉल्व कर सकते हो। फिर अब अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक बता देता हूं कि ये भाई आप लोगों का रामसर साइट फिर से डिक्लेयर हुआ ना, नया नया खूब सारा रामसर साइट आ गया है। तो ये वाला है ना, ये वाला फोटो किनकी होगी? ये फोटो होगी इन्वायरमेंटलिस्ट होगी, ठीक है। या फिर जो हमारे आईएफएस वाले हैं ना, वो बड़े खुश हुएंगे, भाई क्या बात है, बिल्कुल मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन ये रुलाई किनको है? कैंडिडेट्स वाले को, एस्पिरेंट्स वाले को, भाई रोना ही आना है, क्योंकि इतने सारे, अब शायद कितने, मेरे ख्याल से 75 हो गए ना, कितने हो गए राम सर? यस सर, 75 से ऊपर राम सर हो चुके हैं। तो आपको कोई मतलब रास्ता नहीं है, रट्टा मारना ही पड़ेगा। रट्टा बेसिकली क्या हो गया, अराउंड 105 आपका नेशनल पार्क हो गया,
अराउंड 40-54 आपका टाइगर रिजर्व हो गया और आपका ये 75 रामसर हो गया। ये सारे आपको रट्टा मारने ही पड़ेंगे और इसके लिए मैं सजेस्ट ये करूंगा कि भाई एक सिंपल मैप लेना, मैप पर सबको लोकेट कर देना, मतलब एक मैप रखना नेशनल पार्क का, दूसरा टाइगर रिजर्व का और तीसरा अपना ये रामसर वाले का, और उसको अपना देख लेना टाइम बाय टाइम से। तो ये फंडा। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकंड। सर रामसर साइट्स का जो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है कि वो आईएफएस वाले ही मतलब करते होंगे। हाँ, उनको उनका हेड आईएफएस ही करते हैं। मतलब क्या क्या इनका क्या चल गया भाई, जितने सारे ये सब बॉडीज होते हैं ना, ये अपना सीपीसीबी, अपना ये कैंपा वगैरह सारा सुनते हो ना, पढ़ते हैं अपन जो। यस सर। सीपीसीबी, कैंपा या फिर एसपीसीबी या फिर लेट से आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या फिर आप ट्रैफिक एक एनजीओ सुनते होगे मेरे ख्याल से, है ना। यस सर। तो ट्रैफिक एनजीओ का इसका जो इंडिया हेड होगा वो सारे आईएफएस, तो सारे जो रूल्स है ना इनको ही रहते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी ये बॉडी है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में आता है ये पूरा। ठीक है। तो अब ये वाला फंडा ये देखो कि आपको अगेन आपको मैंने बताया कि भाई रामसर याद होनी चाहिए, कोई इसका अलग मतलब सॉल्यूशन नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगेन एक तरीका है जो मैंने शायद डीकेटी वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये वाला जो सवाल है ना, ये कुछ नया कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बारी कि ओनली 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। अब इसमें क्या है ना कि आपको चारों के चारों मालूम होने चाहिए। पहले क्या था कि मान लो कि इन केस अगर आपको ऐसे दिया हुआ है ना कि 1 2 या फिर 1 2 3 या फिर 2 3 4, तो इसमें क्या था कि अगर आपके पास एक भी मालूम है ना या दो भी मालूम है तो आप सही आंसर बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको सब के सब मालूम होने चाहिए आपको। इसी कारण मैंने ये करा था इस बारी कि भाई 10 क्वेश्चन थे जिसमें मुझे मालूम था वो तो ठीक है, लेकिन जिस क्वेश्चन में नहीं मालूम था मैंने बीच का नंबर उठाया ओनली 2 पेयर और सब में मैंने डाल दिया ओनली 2 पेयर। और जो ये 10 क्वेश्चन है ना, इसमें करीब कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को याद है, मतलब सॉल्यूशन से, जिसमें कि 2 पेयर्स आंसर थे। तो ये थोड़े बहुत मतलब रिस्क हैं क्योंकि लेने पड़ेंगे। और सबने शायद मेरे ख्याल से स्कैम 1992 देखा होगा, अब उसका एक लाइन फेमस है ना, रिस्क है तो इश्क है। तो ये वाली बात है, इश्क है ना भाई, तो भाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो ये वाली पहली बात है, क्योंकि देखो यार इश्क है तो रिस्क है ही, क्योंकि अब इसमें भी धोखा खाते ही लोग हैं ना, तो उसमें भी रिस्क है ही। तो रिस्क है तो इश्क है, दोनों तरीके से ये एप्लीकेबल है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्या है, होकेरा। ये वाला होकेरा आपको मालूम होना चाहिए था कि भाई ये पंजाब में नहीं है, और ये वाला अपना ना J&K में वाला है। रेनक्वा वेटलैंड ये वाला है, ये आपको मालूम होना चाहिए हिमाचल में है, कुछ नहीं कर सकते। रेणुका है और एक चंद्रताल है मेरे ख्याल से, और एक और है पोंगडा में मेरे ख्याल से, 3 है हिमाचल में। रुद्रसागर लेक, देखो ये थोड़ा सा डिसीविंग था, अगर आपको ये नहीं मालूम है ना तो आपको ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा ना कि रुद्रसागर यार बहुत ही हिंदी वर्ड है, जबकि त्रिपुरा में हिंदी कुछ खा जा चलता है नहीं, हिंदी में मतलब त्रिपुरा में कुछ और लैंग्वेज होगा अपना, तो ये जबकि हिंदी वर्ड है तो ये सही लग नहीं रहा, लेकिन ये एक्चुअली में सही है। और यहाँ पर आपका लॉजिक गलत हो जाता। ये जो सस्टम कोटा है ये वाला आपका ये केरला में है, तो इस तरीके से ये वाला भी गलत है। और यहाँ पर भी देखो आपका 2 पेयर ही सही है। तो अगर आप यहाँ पर भी आपको वेटलैंड्स नहीं भी मालूम होता ना, आप 2 पेयर करते, आगे बढ़ जाते, फिर भी आपका लक अगर अच्छा रहे तो आपका निकल जाता आगे चीज। ठीक है ना। अगला ये वाला क्या है, विच ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये देखो ये टोटल चीज एक्सपीरियंस वाले, ये आपको टोटल अगर आपने बुक में कहीं नहीं भी पढ़ी हो ना तो ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए था कि भाई आपको याद है कि आप पहली बात तो कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म ना ये मालूम होना चाहिए था क्या होता है यार, कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या होता है ना कि जैसे अपना ये यूपीआई है ना, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, जो आपका भीम वगैरह है, तो इसमें क्या किया गया है कि ये ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसी पर ये सेंट्रल चीज है। तो बेसिकली ये अपना यूपीआई है और इसके बेस पर ना ये अपना फोन पे चलता है और इसी के बेस पर अपना ये गूगल पे चलता है। क्योंकि आपको कैसे लग रहा है कि मतलब आपने फोन पे से पैसा पे किया गूगल पे में आ गया, क्योंकि ये वाला अपना ना सेंट्रल मशीनरी की तरह काम कर रहा है, इसी कारण ये अपना पेमेंट हो गया। और जो ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं ना इसी को कहते हैं ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहते हैं इसको। आपको मालूम होगा कि भाई कोविन वगैरह ना ये सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ओपन थे, क्योंकि आप अगर कोडर हो, अगर आप बिल्कुल टेक्नोलॉजिकली सैवी हो तो आप चेंजेस कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग वगैरह।
आरोग्य सेतु वगैरह सेम केस था, क्योंकि ये अपन बहुत लोग यूज कर रहे थे, तो ये तो बहुत ही मालूम होने वाली चीज थी, ये कोई पढ़ने वाला चीज नहीं था। और अगर आपको ये 1 2 मालूम है आपको, चलो ठीक है। अगर आपको ये दोनों के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं था लेट से, बट स्टिल आप अगर ये मालूम है तो भाई बी को काटो, सी को काटो, आप ए और डी में आप यहाँ पर फंसे हुए हो, तो अगेन थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो, आप अगर इसमें से कोई चूज कर सकते हो तो। बट यहाँ पर ये चारों के चारों यहाँ पर है फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली बात वही है कि आप जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं आपको थोड़ा सा यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, वेब 3.0, अगर किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ा है करंट अफेयर्स वगैरह तो उसको मालूम होता है, लेकिन अगर कोई बहुत ही कम पढ़ा है ना तो उसको नहीं मालूम होता है कि भाई वेब 3.0 एग्जैक्टली क्या है। सुना तो सबने होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो नहीं मालूम होता। लेकिन यहाँ पर क्या हम यूज करने वाले हैं कि प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेसिव ऑप्शंस, सिंपल सी बात है। अब आप ये देखो, पहली बात तो ये है ना कि गिवन जो कीवर्ड है उसको देख कर कुछ हम दिमाग में दौड़ाएंगे भाई हमने क्या पढ़ा है। अब भाई वेब का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ वर्ल्ड वाइड वेब वगैरह से होगा, इंटरनेट वगैरह से, इतना सोचकर आगे बढ़ते हैं इसको। अगला क्या है कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये प्रोग्रेसिव कैसे है। अभी तक क्या होता है ना, हमारे डेटा फिड्यूशियरी कंट्रोल करते हैं। ये वर्ड आपको एक मालूम होना चाहिए, डेटा फिड्यूशियरी। और ये डेटा फिड्यूशियरी क्या होते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अगर अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हो, है ना, तो उनके पास पूरा डेटा अवेलेबल है कि भाई आपने कब क्या क्या लिया है ना, कब आपने शॉपिंग के लिए चॉकलेट लिया है, कब आपने वो टेडी डे लिया है, कब आपने वो बियर डे लिया है, सब मालूम है उसको। तो डेटा फिड्यूशियरी यहाँ पर ये है, और डेटा कंट्रोल ना आपका अमेजोन कर रहा है ना कि आप कर रहे हो। तो ये पॉइंट पुरानी वाली वेब की हो गई। लेकिन अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है तो भाई वो ऑब्वियस सी बात है ना, वो डिसेंट्रलाइजेशन करेगा, मतलब जो लोग हैं ना उनको ज्यादा एम्पावर करेगा, तो वो ज्यादा प्रोग्रेसिव है। इस कारण मैं ये वाला 1 को मैं सही मान के आगे बढ़ता हूँ। अगला क्या है, इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। अब भाई यहाँ पर ये देखो कैन बी है, मैंने आपको बताया होगा कि भाई साइंस एंड टेक वाले स्टेटमेंट्स में जब भी आपको दिखे कैन में, पॉसिबली, और क्या होता है प्रोबेबली, और क्या होता है लाइकली, है ना, ये सारे वर्ड्स मतलब बेसिकली ऐसे वर्ड्स जिसमें कि कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही हो, उसमें वो मोस्ट लाइकली सही होने वाला है। क्योंकि हो सकता है, क्या दिक्कत है, मतलब आपके पास कोई लॉजिक है कि ये गलत होगा तो बस आप मान के चलो सही होगा। तो ये 2 वाला सही हो गया अपना। थर्ड क्या है, वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन अ कॉर्पोरेशन। अब आप ये देखो कि 1 और 3 कहीं कहीं मैच नहीं कर रहा है क्या। यूजर्स क्या हो गए भाई, जो पीपल यूज कर रहे हैं, तो भाई अगर वही ऑपरेट कर रहे हैं, डेटा को ओन कर रहे हैं, तो हाँ भाई काफी ज्यादा 1 और जो 3 है ना बिल्कुल सिंक में लग रहे हैं मेरे को। तो अगेन मैं वो वाला फंडा यूज कर रहा हूँ कि दो स्टेटमेंट में ना क्या रिलेशन है। दो स्टेटमेंट में रिलेशन कैसा वाला है कि भाई x इंप्लाइज y वाला, या फिर x डज नॉट इंप्लाई y वाला। अगर ये वाला रिलेशन है तो अगर भाई x सही होगा तो y भी सही होगा, और अगर अपना 1 सही है तो 3 भी सही है। और इस तरीके से मैं ये वाला डी मान के आ जाऊंगा, इवन इफ मेरे को आंसर मेरे को इसका नहीं मालूम है तो। ठीक है, अगला अब आता है अपना ये सास बहू वाला, इसके बारे में बोल रहा था स्टार्ट में कि सास वाला। तो सास वाला में क्या है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, थोड़ा सा इसको वर्ड को तोड़ो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फॉर एग्जांपल आपको कोई जीमेल आप यूज करते हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर तो दे रहा है ना, जो कि सर्विस दे रहा है आपको एक ईमेल वगैरह करने का। तो मैं सोच लूंगा कि हाँ भाई जीमेल वगैरह ना ये थोड़ा सा मतलब मैचअप कर रहा है हल्का हल्का। चलो आगे, पहला क्या है, SaaS buyers can customize the user interface and can change data fields। ऑब्वियस सी बात है, आप जीमेल को, आप जो जीमेल होता है ना उसका आप इंटरफेस आप चेंज कर सकते हो इजिली अपने हिसाब से, जो बैकग्राउंड वगैरह होता है ना वो आप चेंज कर सकते हो। उसमें और भी क्या चेंज कर सकते हो, जब आप मेल वगैरह लिखते हो ना, कि आप लिखते हो वार्म रिगार्ड्स लिखते हो, तो यहाँ पर नीचे में आपका नाम और आपके बारे में ये आपका अपने आप इजिली आ जाए। तो आपने यहाँ पर क्या किया, कस्टमाइज किया अपने हिसाब से कि भाई मेरा नाम XYZ है और मैं ये काम करता हूँ। तो ये आपने कस्टमाइज किया, तो बहुत ज्यादा लॉजिकल लग रहा है मेरे को ये। तो यहाँ पर मैं 1 टिक कर दूंगा।
सेकंड क्या है कि SaaS यूजर्स कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। हाँ भाई, ऐसा क्या मोबाइल से ना करेंगे तो किससे करेंगे? मतलब मोबाइल तो सब लोग है ना, आजकल सब लोग मोबाइल से ही चल रहे हैं, सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोते हुए 1 बजे तक मोबाइल, तो भाई बिल्कुल मोबाइल यूज करेंगे, क्या दिक्कत है? 2 वाला भी सही हो गया। थर्ड वाला क्या है? आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म ऑफ SaaS। बिल्कुल लॉजिक सी बात है, ये तो स्टार्ट में मुझे मालूम चल गया, ये मतलब स्टार्ट में देखते ही तो बिल्कुल तीनों का तीनों सेम लाइन में फॉलो कर रहे हैं, तो बस। और ऊपर से साइंस एंड टेक वाला है, तीन ऑल 3 लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाओ अपना ये वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जानने वाला क्वेश्चन था, लेकिन हाँ यहाँ पर भी है जो कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट्स को आप कट आउट कर सकते थे। ये आप स्टेटमेंट को कट आउट कैसे कर सकते थे कि देखो, पहला तो ये आप जो कीवर्ड्स है ना उसको आप ब्रेकअप करो हल्का सा। ब्रेकअप कैसे करना है आपको? एक है फ्रैक्शनल, ठीक है भाई, और दूसरी है ऑर्बिटल, मतलब कुछ ऑर्बिट वगैरह की बात चल रही होगी, स्पेस वगैरह की। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉम्बार्डमेंट, हाँ भाई कुछ हो रहा होगा बॉम्बार्डमेंट वगैरह। और सिस्टम तो भाई सिस्टम होता है अपना। पहला क्या है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉइड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन स्पेस। ठीक है, मतलब पॉसिबल तो है यार, एस्टेरॉइड वगैरह तो हम कर सकते हैं डिफ्लेक्ट, लेकिन बहुत ज्यादा ये मुश्किल काम है, मतलब ठीक है ना। तो और ये ऐसा भी चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा। और हाँ एक पॉइंट और, कि ये वाला पार्ट को आपको नहीं छोड़ना है कि ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया। तो ये लाइन इस कारण लिखा जाता है कि आपको ये बताने के लिए कि भाई ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, ना कि स्टैटिक पार्ट का है। तो तभी मैं बोलता हूं कि आपको हर एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रीड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली। तो ये वर्ड आपको दिखा रहा है कि भाई ये क्वेश्चन मैं करंट अफेयर से पूछ रहा हूं, तो आप वहां से रिकॉल करो अगर आपने कुछ पढ़ा है करंट अफेयर वगैरह में से। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है, थोड़ा सा मतलब कि मुझे लग रहा है कि भाई उल्टे पुल्टे बातें कर रहा है कि एस्टेरॉइड आ रहा है, उसको मैं ऐसे तोड़ दूंगा, ऐसे फोड़ दूंगा। ये तो लग रहा है बिल्कुल साउथ इंडिया मूवी वाला लग रहा है मेरे को, है ना? कि साउथ इंडिया, अरे किसी ने साउथ इंडिया मूवी देखा होगा ना, उसमें क्या होता है ना, एक किसी जो हीरो रहता है उसका वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा होता है, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि वो ट्रैफिक में फंस जाता है बंदा जो ला रहा होता है उस हार्ट को। तो उसने क्या किया कि दूर से उसने फेंक दिया हार्ट को, और बिल्कुल खिड़की तोड़ते हुए वो हार्ट है ना आकर के बिल्कुल ट्रांसप्लांट हो गई उस हीरो के उसमें। तो ये साउथ इंडिया मूवी वाला मेरे को लग रहा है, ये वाला स्टेटमेंट उसी से इंस्पायर्ड हल्का लग रहा है, तो इसको तो बिल्कुल ही काट देंगे अपन। अगला क्या है? स्पेस क्राफ्ट लैंड्स ऑन अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशंस। ठीक है कह सकते हो, बट मतलब नॉट श्योर वाली बात है ये वाली। अगली क्या चीज है कि मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। और फिर क्या है? स्पेस क्राफ्ट मूव्स अलोंग अ कॉमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेसेस। ये क्वेश्चन देखो यार, मतलब अब जोड़ तोड़ करके ना मैं बता दो दूं कि भाई सी आंसर इसका हो जाएगा, देखो ऐसे 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 करके, लेकिन पॉइंट ये है कि इतना दिमाग एग्जाम में नहीं चलने वाला, तो इससे बेहतर ये है कि इस चीज को मैं ना ही बताऊं कि भाई क्यों क्या वगैरह है। सो तो आप इसका सिंपल सा ये है कि भाई जो अपना ये जो FOBS है, आपके पास थोड़ा सा शॉर्ट नोट आपके पास ये होना चाहिए। और आप जब, क्योंकि हो सकता है कि इस साल ना बट अगले साल इस चीज पर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका ये वाला अपना आंसर आप याद रखोगे। अगला वाला क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, नहीं मालूम है फिर भी आप कैसे कर सकते थे। कह रहा है कि भाई क्यूबिट इज सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अब देखो इसको आप हल्का सा तोड़ दोगे ना, तो बेसिकली क्यूबिट का मतलब ही होता है क्वांटम, और ये होता है बिट्स। जो नॉर्मल अपना है ना कंप्यूटर, ये अपना जो, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, बिट्स के टर्म में सारे अपने डेटा स्टोर होते हैं 0 और 1 में। बट अपना क्वांटम बिट्स पे वाले क्या है कि ये अपना क्वांटम बिट्स में होता है, जो कि इसका क्वांटम प्लस बिट्स से बेसिकली क्वांटम बिट्स बना है। तो साफ साफ दिखेगा भाई क्वांटम कंप्यूटिंग वाले से है, और ये बहुत ही मतलब ये तो मालूम ही होना चाहिए ऐसा कह लो वाला, अगर कोई भी नेचुरल अगर कैंडिडेट अगर है तो। अब अगली चीज क्या है कि विच आर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, अगेन विच आर द एबव आर कंसीडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइसेज और टेक्नोलॉजीज। तो शॉर्ट रेंज में देखो एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन नहीं है कि भाई शॉर्ट रेंज का मतलब हुआ क्या, मतलब शॉर्ट रेंज मतलब क्या, सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में, क्या मतलब कुछ इसको क्लैरिटी नहीं है। तो अगेन वी विल यूज दैट ग्रे वाला एरिया। अच्छा ग्रे के कितने शेड्स होते हैं? 50 शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। तो यहाँ पर भाई कोई भी शेड्स यूज कर लो ना, यहाँ पर भाई बताया ही नहीं इन्होंने, तो मैं यूज करूंगा हाँ भाई क्लोज सर्किट वाला भी अपना शॉर्ट वाला होगा। हाँ मतलब टीवी कितना दूर होता है? बिल्कुल पास पास में होता है वो तो। एक सेकंड,
तो ये वाला क्लोज सर्किट टेलीविजन होगा ही होगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले में कौन सा होता है अपना जो फास्टैग वाला, सबको अपना एक्सपीरियंस याद होगा कि आपकी वो व्हीकल जाती है और वो अपने आप वो स्कैन होकर के आपका वो जो टोल वाला है ना एरिया, वो अपना खुल जाता है। फिर अपना वायरलेस लोकल नेटवर्क सारे शॉर्ट रेंज में, तो ये सारा शॉर्ट रेंज अपना करके ग्रे को यूज करो, अपना ग्रे एरिया को, अपना आंसर इसको टिक कर दो। अगला वाला क्वेश्चन, ये भी देखो अगेन बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। ये मैं यही फंडा यूज करूंगा, कौन सा, कहाँ गया, ये वाला, कि भाई पॉसिबिलिटी है साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ से कुछ होने का। साइंस टेक्नोलॉजी से कुछ भी कर सकते हैं अपन, तो भाई कुछ भी कर देंगे अपन। तो यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं। पहला क्या है, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज, बिल्कुल कर सकते हैं। पढ़ा नहीं है कुछ भी, लेकिन कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, बिल्कुल कर सकता है भाई। कैन मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना, तो ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस से आप डी मारोगे ना कि कहना नहीं, जबकि यूपीएससी को लगेगा भाई कि मतलब ये तो नहीं मारना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप ऑल डी मारो, आगे बढ़ो। सर मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ यहाँ पर कैन हाँ। से। सर मतलब कि ये कैन जो वर्ड है ऑलवेज सी की रिपीटेटिंग हो रहा है हर स्टेटमेंट में, कैन कैन कैन। तो मतलब कि यदि रिपीटेटिंग नहीं भी हो किसी भी स्टेटमेंट में, यदि 1 या 2 में कैन है या फिर किसी 1 स्टेटमेंट में कैन है, तो ओनली फॉर साइंस एंड टेक के लिए ये मतलब बेस्ट सुटेबल होती है क्या, मतलब? हाँ, कैन वाला पार्ट मोस्टली साइंस एंड टेक के लिए एप्लीकेबल रहेगा, दूसरे एरिया के लिए थोड़ा सा कम एप्लीकेबल रहेगा, बट ये कैन वाला स्पेशली साइंस एंड टेक वाले के लिए है। अच्छा जी सर, ओके सर, थैंक यू। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। आप देखो अगेन आई विल बी यूजिंग कौन सा वाला अपना एक्सपीरियंसेस लाइफ में। सबने वो वाला योगर्ट खाया होगा जिसकी वो एडवर्टीजमेंट ना वो करती है, क्या नाम है, अरे उस एक्ट्रेस का नाम क्या है यार, भूल गया नाम। शिल्पा शेट्टी। याकुल्ट उसकी एक्ट्रेस का नाम क्या है भाई, वो तो यार मालूम है याकुल्ट में। शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी करती है, हाँ शिल्पा शेट्टी करती है, कौन करती है, हाँ शिल्पा शेट्टी, पता नहीं, हाँ वही करती है शायद। तो शिल्पा शेट्टी उसकी करती है एक्टिंग, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट करती है, एक्टिंग नहीं करती है। तो प्रोबायोटिक्स वाला, तो भाई मुझे मानने में कि भाई वो क्या होता है, वो बेसिकली है वो अपना कर्ड ही, मतलब दही ही अपना लोकल वर्ड में, वो अलग बात है कि थोड़ा पैसे बढ़ा दिए उन्होंने। तो दही में होता है क्या है भाई, बैक्टीरिया ईस्ट वगैरह सब होता है अपना, कि जिससे अपना वो बढ़िया डाइजेशन वगैरह हो जाता है। तो ये बिल्कुल वन तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। सेकंड क्या है, क्या कह रहा है कि दो ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। अब देखो ये वाला जो बात है ना, ये कह रहा है ना कि भाई ये वाला होता है वो, लेकिन वो वाला नहीं होता है। तो ये इसके लिए ना आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्टडी चाहिए। आपने कहीं ऐसा पढ़ा है एग्जैक्टली कि भाई अपना ये जो है ना फूड में होता है लेकिन हमारे बॉडी में नहीं होता है, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मतलब भाई थोड़ा तो होगा ना, क्योंकि ऐसा आपको क्या लगता है, मतलब हम योगर्ट अगर नहीं खाते तो उससे पहले हमारा खाना नहीं पचता है क्या? खाना बिल्कुल पचता है भाई, मतलब इसका मतलब हमारे बॉडी में है वो वाला वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं सारे वो। इसका मतलब है कि भाई जो सेकंड वाला है ना वो गलत है, बस हमें मिसलीड करने के लिए ये एक्स बट वाई एंड फलाना ढिकना वगैरह किया गया है ये। यहाँ पर तो नेगेटिव भी वर्ड है ना, आपने कहे थे कि नॉट हाँ। नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पर शो हो रही है। तो वो वाला बात भी कह सकते हो आप। देन थर्ड क्या है आपका कि प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स। हाँ भाई सही बात है, बिल्कुल बढ़िया डाइजेशन होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा, और आगे बढ़ोगे आप। अगला वाला 2 क्वेश्चन और करेंगे आप, फिर हम लोग, फिर उसके बाद कितना टाइम हो गया, हाँ। तो ये अपना क्या है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक, कौन कौन सी बात। आप देखो ये क्वेश्चन ना लास्ट ईयर एक्सपेक्टेड था 2020 और 21 वाले एग्जाम में। 2020 में तो एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि उस टाइम तो वैक्सीन वगैरह नहीं बनी थी, बट 2021 में ना ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड था ये वाला। बट अगेन जैसा अगर यूपीएससी का हाल फिलहाल का जो ट्रेंड रहा है कि जो बहुत ही हॉट टॉपिक जो गिवन ईयर में ट्रेंड रहेगा ना, उसको वो साल में मिस करके अगले ईयर में पूछने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपका जो करंट अफेयर्स है ना, कि मतलब नॉट ओनली ऑफ द लास्ट 1 ईयर, थोड़ा सा जो कंटेम्पररी करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे, मतलब ऑफ द लास्ट जो भी जितने 2-3 साल के होते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल पूरे के पूरे 36 और 48 मंथ्स के आप पूरा उठा लो वो विजन एज अ करंट अफेयर्स। बस यू शुड हैव दैट
दैट माइंड फॉर दोस करंट अफेयर्स, ये मेरा मतलब है। तो पहला अपना आता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। अब देखो भाई, थोड़ा सा भी अगर न्यूज वगैरह पढ़ रहे होगे ना, तो आपको मालूम होगा कि भाई mRNA वाला ना केवल अपना फाइजर वाला था, और मुझे मालूम है भाई फाइजर वाला जो कंपनी है ना, ये यूएसए वाला का है, और ये बहुत ही एलीट वाली वैक्सीन थी। मुझे मालूम है कि एक मेरा फ्रेंड यूएसए में था, और मतलब वहां पर भी ना एक क्लास था, मतलब वैक्सीन क्लास था। एक था अपना फाइजर वाला, फाइजर वाले लगा करके ना लोग डाल रहे थे सोशल मीडिया पर कि भाई मैंने फाइजर का वैक्सीन लगवाया है। और जो सेकंड क्लास के लोग थे, जो मतलब बेसिकली थोड़े रिलेटिवली पुअर थे, दे वेर नॉट पुटिंग देयर फोटो ऑन सोशल मीडिया कि भाई हमने गरीब वाली वैक्सीन लगाई है। तो देयर इज सम काइंड ऑफ क्लास इन दीज थिंग्स आल्सो। तो इसको आप एक तरीके से एग्जांपल की तरह से भी यूज कर सकते हो, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट वगैरह वगैरह में। तो ये चीज तो भाई क्लियर है कि भाई mRNA वाला फाइजर वाला है, ना कि इंडिया वाला अपना है। तो भाई ये वाला अपना काटो। कोविशील्ड ठीक है, कोविशील्ड बनाया था अपना SII ने, बट ये वाला पार्ट अपना गलत हो गया। जैसे ही आप ये गलत करोगे, आप फटाफट A उड़ाओगे, C उड़ाओगे और D उड़ाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको केवल एक गलत चूज करना है यहाँ पर। सेकंड वाला स्पुतनिक V वाला, ठीक है भाई, वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे। कोवैक्सीन क्या है? इनएक्टिवेटेड पैथोजन वाला बेस्ड वैक्सीन है। ये वाला सबको मालूम ही होगा मेरे ख्याल से। तो ये अपना इजी क्वेश्चन था, बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस वाला ये था। अब देखो यही वाला क्वेश्चन है कि भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ये वाला देखो, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने इस कारण डाला है कि भाई ये क्वेश्चन है तो साइंस एंड टेक का, लेकिन इसमें दो स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे ना, मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब बातें कर दिया उसमें। देखो कैसे ज्यादा बातें कर दिया उसमें। पहला है कि इफ ए मेजर सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। अब यहां पर मुझे पकड़ना है भाई पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे लगता है कि मोस्टली ये सबको ये मालूम होना चाहिए कि जनरली होता क्या है ना, कि जब भी सोलर स्टॉर्म्स वगैरह आता है तो अपना जो सेंसेक्स वगैरह का, निफ्टी वगैरह का जो मार्केटिंग वगैरह है ना, सब बंद हो जाता है। और वो बंद इस कारण हो जाता है क्योंकि उसमें ना कम्युनिकेशन गैप थोड़ा हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं अपना रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह में कहीं कोई इशू आ जाता है अपना, ठीक है, इस कारण वो सारे बंद कर दिए जाते हैं। तो ये इतना बेसिक नॉलेज से कैसे अपना हम इसको सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं इस चीज को। तो पहला क्या है कि जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम्स कुड फेल। बिल्कुल भाई पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि आप थोड़ा सा इसको माइंड में इसको बनाओ कि भाई ये अपना अर्थ है, और लेट से ये वाला अपना यहाँ पर सन है, ठीक है ना, ये यहाँ से अपना सोलर फ्लेयर्स वगैरह आया है। और होता क्या है कि यहाँ पर ना बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड वगैरह अपना होता है अपना अर्थ का, ठीक है, और यही इसको यहाँ से करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है सोलर फ्लेयर को। तो ये बेसिकली, अब जो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है ये बेसिकली बनता कहाँ से है? ये तो यहीं से होता है ना अपना, ये आयोनोस्फीयर वगैरह होता है जो कि अर्थ से अराउंड 100 किलोमीटर से भी ऊपर होता है सबके सभी ये स्फीयर्स, मतलब एग्जैक्ट किलोमीटर मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही हाई हाइट पर होते हैं ये सारे के सारे। तो हाँ भाई कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस यहाँ पर हो रहा होगा। तो भाई वन तो बिल्कुल सही लॉजिकल लग रहा है मेरे को। अगला चीज क्या है कि सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स। ठीक है, चलो मुझे नहीं मालूम, बट कुड एक वर्ड है जो कि मेरे लिए एक हिंट है कि भाई हाँ हो सकता है, मतलब इस कारण मैं मान रहा हूँ इस चीज को। अगला क्या है कि पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड। ठीक है भाई, मुझे नहीं मालूम है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इंटेंस ऑरोरास कुड अकर मच ओवर द अर्थ। हाँ भाई ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑरोरास होता क्या है, ऑरोरास जानते हो क्या होता है ना, वो जनरली अपने पोल्स पर होते हैं, जिसको अपना सबने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि एक नॉर्दर्न पोल पर होता है, एक सदर्न पोल पर होता है। जो नॉर्दर्न वाला होता है उसको कहते हैं शायद ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और जो साउथ वाला होता है ना उसको शायद ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं, कुछ ऐसा वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट ऐसा कुछ। तो इस कारण से अपना जो 4 है ना ये भी सही मतलब मान सकते हैं इस चीज को। अगला क्या है, ये वाला फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस मच ओवर द प्लेनेट। ये वाला देखो मतलब कुछ ज्यादा वाला बात ही हो गया, मतलब कि ये बेसिकली ये कह रहा है ना कि जो अपने जो अमेजन में जो बुश फायर लगा है, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर लगा है, ये इस कारण लगा है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। अपना अर्थ पर बिल्कुल ये अपना फॉरेस्ट है। तो ये जो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये क्या काम कर रही है? यही तो काम कर रही है ना, सबको बचा रहा है पूरा का पूरा। तो ये बिल्कुल बकवास वाला ऑप्शन है, और यही वाला कहाँ गया, ये वाला ही ऑप्शन है जो कि बिल्कुल मतलब भाई साहब मतलब कुछ भी। तो मतलब इसको आप काटो, और जैसे आप इसको काटोगे ना, देखो यहाँ पर 5 है, इसको उड़ा दो, यहाँ पर 5 है, इसको उड़ा दो, यहाँ पर 5 है, इसको उड़ा दो, और बस आराम करो, फिर उसके बाद आंसर हो गया ये वाला अपना।
ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक करा है, क्वेश्चन नंबर 40 तक करा है। और एक सेकंड, हाँ, तो इसके बाद अगर कुछ डाउट्स हो तो फिर आप पूछो, और नहीं तो फिर अगले क्लास में फिर वी विल ट्राई टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर। सर प्रीलिम्स रिलेटेड पूछना है, क्या पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ लो। हाँ सर, जैसे अभी दिसंबर का मंथ है और जैसे सर 28 मई को प्रीलिम्स होने वाली है, तो सर हमारे टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए और कैसे ये मतलब पर डे मेरे को कितने आवर्स मतलब कितनी सब्जेक्ट लेके चलनी चाहिए जो कि अच्छे से कवर हो? यार, ये तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है मतलब आपके ऊपर ना, कि मतलब कितने आवर्स दे रहे हो, मतलब ये तो आ, ओके सर। और शायद मैंने स्टार्ट में बताया भी था कि मतलब प्रीलिम्स वगैरह को कितने आवर्स आप डेडिकेट कर सकते हो, फिर आप फेब या मार्च के मंथ से ना आप थोड़ा सा आप टोटली प्रीलिम्स बेस्ड आ सकते हो। तो शायद इस ख्याल से मैंने स्टार्ट में मैंने बताया था इसके बारे में, आप शायद स्टार्ट में नहीं आए थे। हाँ जी सर, मैं फर्स्ट टाइम हूँ। हाँ, तो और आप सर उसको टेस्ट वीडियो देख लेना, सीरीज वापस से दिख जाएगा आपको। जी सर, और सर टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करना चाहिए? और करंट में मतलब कि बोल रहे हैं कि करंट में सर कितने इयर्स का मैं करंट देखूं? जैसे विजन आइज के मंथली मैगजीन में कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को कितने इयर्स का बैक, कितने इयर्स का करंट कवर होना चाहिए बिफोर प्रीलिम्स? देखो, विजन आइज वाले जनरली मतलब जो लास्ट 12 मंथ्स है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल वही डालते हैं जो कि लास्ट 12 मंथ्स में हुआ है, क्योंकि कुछ नहीं होता जो कि बिल्कुल ऐसा हुआ जो कि पहली बार हुआ हो। लेट से अगर तालिबान का अगर इशू चल रहा है करंट अफेयर्स में, तो ऐसा नहीं कि ना वो पहली बार, वो तो पहले भी हो रखा है। तो अगर आपने लास्ट 12 मंथ्स का अगर आपने करंट अफेयर्स कवर अप कर लिया है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको पहले वाले कवर अप हो जाते हैं। क्योंकि मान ओके। लो कोई इशू अगर ऐसा है कि मतलब लेट से ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियरी वाला टॉपिक अगर आ गया हाल फिलहाल में, या फिर जो अपना कॉलेजियम सिस्टम वाला आजकल इशू चल रखा था कि अपना जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने कुछ कमेंट किया था कॉलेजियम सिस्टम पर। तो ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ये टॉपिक पहले भी हुआ था, आज भी है, कल को भी रहेगा। तो आप अगर लास्ट 12 मंथ से कर लेते तो अपने आप टॉपिक सारे के सारे कवर अप हो जाती है इससे। मतलब सर इस ईयर जनवरी से लेके पूरा नेक्स्ट 2023 का अप्रैल तक? हाँ, अच्छा ओके सर, ठीक है। ओके जी सर। और सर मतलब हम लोग को मतलब जैसे आपको मतलब इतने अच्छे से आंसर मतलब सॉल्व आउट करनी आ रही है, तो सर मतलब इसके लिए आप क्या किए थे? मतलब जो इतने मतलब बिना पढ़े आंसर आप मतलब कर दे रहे अभी यहाँ पे नहीं नहीं तो। नहीं, मैंने स्टार्ट में बताया था कि बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। बिना पढ़े फिर आपको फिर क्या कहते हैं, फिर वो होता है ना, वो कौन सा एक होता है यार, बिल्कुल अंतरात्मा की आवाज, उससे जाना पड़ेगा। और अंतरात्मा की आवाज से जाओगे तो फिर केवल 50 नंबर आएगा। पढ़ना पड़ेगा, ये सारा एप्लीकेशन पढ़ने के बाद ही हो रहा है ये, यस सर। है ना। तो ये कभी मत सोचना कि बिना पढ़े कुछ भी होने वाला, ये स्टेटमेंट गलत है ये। यस सर। ओके जी सर, जी सर। ओके। और सर पीवाईक्यू को मैं मतलब किस टाइप से मतलब जैसे किसी सब्जेक्ट को मतलब जैसे मैं उसको रीड कर रही हूँ या पढ़ रही हूँ, तो पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करूँ मतलब? ये आपको मैंने बताया ना कि आपको इसमें काफी मल्टीपल टाइम्स राउंड लगाने पड़ेंगे। पहले राउंड में आपने जितने सारे जो नॉलेज है, जितने सारे फैक्ट्स है, उसके पहले आपने रट्टा मारा। दूसरे बार में आप ये देख रहे हो कि भाई कोई क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों गलत है, क्यों सॉरी सही है तो क्यों सही है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे आपको मल्टीपल राउंड करने पड़ेंगे, ना कि केवल एक बार में ऐसे नहीं होने वाला ये है। तो मल्टीपल राउंड करोगे, अपने आप आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी गिवन टॉपिक पर। अच्छा। और सर वैसे मैं पूछ रही हूँ कि पता नहीं चलता है सर प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? करंट करंट में न्यूज़ कौन सी इम्पोर्टेंट है? जैसे मैगजीन में कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है फॉर प्रीलिम्स? वो आपको जान। मालूम चलेगा, आप एक बार सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अपने आप साथ में रखोगे हमेशा। तो अच्छा। जो सिलेबस में रहेगा उससे आप इजिली मैपिंग करके करोगे, तो फिर आपको अपने आप फिल्टर आउट कर लोगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको हिंदू में सारे न्यूज पढ़ने हैं, आपको केवल वो न्यूज पढ़ने जो कि आपको करंट अफेयर जो आपके सिलेबस में है आपको। तो आप सिलेबस देखो एक बारी, आप उसको चिपका लो ओके अपने सर। डेस्क के सामने, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उसको। मतलब सर मेरे को ऐसा अंडरस्टैंडिंग हुआ है आपके मतलब ये क्वेश्चन से कि पीवाईक्यू मतलब करंट में उसी करंट को ज्यादा जोड़ दूं जो यूपीएससी में बैक ईयर क्वेश्चन आई है, हम्म और यदि उस करंट आ रही है इस ईयर तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, हम्म क्योंकि वो हम्म पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है वहां पर। और उस करंट पे जैसे कि कोई राइस पर इम्पोर्टेंट आ रही है तो राइस पे सवाल पूछी गई थी पिछले ईयर, हम्म तो वो इन उससे मतलब ज्यादा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हाँ जी सर। ओके सर। ओके सर। सर प्रीलिम थोड़ा सा टफ हो जा रहा है हम लोग के लिए, थोड़ा सा मतलब कि पता नहीं हो रहा है ना कि कैसे मतलब इसको क्वालिफाई करूं, तो वही प्रीलिम्स में। तो वो क्लैरिटी मिल जाएगी धीरे धीरे।
किन्हीं और को डाउट अगर है तो आप भी पूछ सकते हो। सर मुझे एक डाउट है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सर इतने ऑर्गेनाइजेशंस है और इतने रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, जैसे कि 2022 को एक क्वेश्चन आया था WHO एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो सर उस पोर्शन को कैसे प्रिपेयर करूं, मतलब उससे मतलब देखो समझ यार, में नहीं आता कि वो जो एरिया है ना, मतलब आई विल से इट ब्लंटली और आई विल से इट ऑनेस्टली कि यू कैन नॉट प्रिपेयर। क्योंकि अगर आपने लेट से अगर आपने पढ़ा भी हो ना, मतलब आपने अगर हिंदू पढ़ा हो या फिर अगर आपने विजन करंट अफेयर्स मंथली पढ़ा हो, आपको याद ही नहीं रहेगा वहां पर। तो फिर आपको अगेन आपको यही सब कुछ तरीके यूज करने पड़ेंगे कि भाई कि मैं इससे ऐसे कट करूं, इससे वो करूं, तो और आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्शन है ना 25% से 50 में कैसे पहुंच पाऊं। तो अगेन देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जिसको कि आपको, अब देखो, अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है कि नहीं भाई मैं सारे सवाल सॉल्व करूंगा, बट सबके लिए ऐसा नहीं होता ना, तो मतलब कि ऐसा नहीं कि जो मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई 100 को 100 करना, तो आप भी 100 को 100 करके आओगे। आप हल्का सा खुद को अपने ऊपर यूटिलाइज करोगे। देखो, क्योंकि जो सारे जो तरीके हैं ना यूपीएससी के फील्ड में, ये है कि जो भी तरीके हैं, सारी चीजें, ये अपने ऊपर ट्राई करना पड़ेगा आपको। कोई भी आपको ऐसा नहीं हो कि भाई ये रहा चम्मच में, मतलब ये बिल्कुल खीर और आपको ऐसे खिला दिया और आप उसको कुछ नहीं कर पाना है। आपको जो तरीके हैं आपको अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा इफ दिस इज वर्किंग फॉर यू और नॉट। अगर काम कर रहा है देन यू नीड टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर आप 90 क्वेश्चन में सॉल्व करते हो, बिल्कुल होगा। एक मेरा दोस्त था तुषार नाम का, वो क्या करता था, केवल वो 75 क्वेश्चंस या 70 क्वेश्चंस बस वो सॉल्व करता है। लेकिन उसके क्या है, उसका क्या है कि उसका जो एक्यूरेसी रेट उसका बहुत ही हाई है। मतलब कि ही इज हैविंग 65 करेक्ट आउट ऑफ 70 क्वेश्चंस, ऐसा वाला उसका हालत है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैंने अपना क्या देखा है कि भाई मैं जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, उतने ज्यादा मेरे मार्क्स बढ़ते हैं। तो आपको यूनिट टू आइडेंटिफाई कि भाई अगर आपके पास ये वाला फंडा है कि भाई आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो जरूरी नहीं कि भाई आप पूरा 100 को 100 कर आओ। 90 करो, 85 करो, 80 करो, उसमें भी काम चलता है आपका। ठीक है ना? सर वो करंट अफेयर्स के लिए आपके रिसोर्सेज क्या कहते हैं? करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने मेनली हिंदू तो बिल्कुल ब्लाइंडली रिलाई करना है। मतलब हिंदू इज समथिंग दैट यू शुड नॉट मिस एनी डे, क्योंकि हिंदू से आपके ना ही केवल यूपीएससी, स्टेट पीसीएस का भी बहुत ज्यादा काम निकल कर आ जाता है और उसे चीजें याद रहती हैं। और उसके बाद फिर अपना जो विजन है इसका जो मंथली है ना, आप उसको एक बारी आप कर सकते हो। और फिर हाल फिलहाल में अपना प्रीलिम्स के लिए ना शून्य आईएएस का काफी ज्यादा मटेरियल चल चुका है कि जो शून्य आईएएस का करते हैं ना, पूरे के पूरे मंथली कंपाइलेशन लाते हैं अराउंड शायद 30 पेजेस या 25 पेजेस में। तो वो भी काफी काम का चीज है। लेकिन अगेन ओवरडोज हो जाता है कि अगर आप मतलब यू आर डूइंग हिंदू ऑल्सो, देन विजन आईएएस ऑल्सो, देन दैट थिंग ऑल्सो। तो ये टोटली डिपेंड करता है टाइम कितना आपके पास बचा हुआ है। तो अगर प्रीलिम्स के लिए बात किया जाए तो भाई हिंदू प्लस वो जो शून्य वाला जो करंट अफेयर्स है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर आपको मेंस का कंसिडरेशन डालना है अभी से ही, तो आपको विजन वाला भी करना पड़ेगा आपको। सर जैसे आपसे मतलब कुछ कभी मेरे को डाउट हुआ तो जैसे सर पूछना हो तो सर कैसे मतलब इसके कैसे रीच आउट हो, मतलब डाउट को कैसे सॉल्व मतलब कर टेलीग्राम पाऊंगी? आईडी पर आप मेरे को मैसेज कर दिया करो, मैं उस पर रिप्लाई कर दिया करूंगा। अच्छा जी सर। और सर जैसे एंजेलिन, हाँ, शून्य आईएएस करंट अफेयर्स होता है। शून्य आईएएस एक कोचिंग का नाम है, उनके करंट अफेयर्स आते हैं उनके। ओके सर। और सर सीसेट के लिए थोड़ा सा बता देते, क्योंकि सीसेट हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। जीएस के मतलब नदी में डूबे रहते हैं और सीसेट को साइड में कर देते हैं, इतनी बड़ी जीएस। तो यार सीसेट देखो एक ऐसा चीज हो गया है ना जिसके लिए मेरे को लगता है कि एक अलग से सेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि सीसेट का जो डिमांड है ना वो काफी मतलब स्टूडेंट्स का आ रहा है। और क्योंकि सीसेट इतना टफ हो गया है पिछले 2 साल से कि मेरे कुछ दोस्त हैं आईआईटी के, वो भी फेल हो गए। मतलब एक मेरा फ्रेंड था आईआईटी बॉम्बे का, वो फेल हो गया था। दिल्ली का मेरा एक फ्रेंड था, वो 2020 में फेल हो गया था। तो इट इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू टेक इट लाइटली। तो उसके लिए एक अलग से सेशन देना पड़ेगा प्रॉपर पूरा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं एक वर्ड में बताऊं ये चीज कि मतलब सीसेट के लिए, तो पॉइंट ये है कि इवन इफ यू आर आर्ट्स ग्रेजुएट और अगर यू आर नॉट फ्रॉम मैथ्स और साइंस ग्रेजुएट, देन ऑल्सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस सीसेट में मैथ्स वाला पार्ट। क्योंकि होता है क्या, आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस ओनली अराउंड 50 क्वेश्चंस, सॉरी 50 क्वेश्चंस जो होते हैं जो मैथ्स वाले होते हैं, एंड ओनली 30 आर देयर दैट इज फ्रॉम द इंग्लिश वाला जो पैसेज वाला है। तो आप कितना भी आप अच्छे हो उसमें इंग्लिश वाले पैसेज वाले में,
तो यू कैन नॉट बी सो श्योर कि भाई यू आर गेटिंग 27 करेक्ट आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, तो यू आर बाउंड टू सॉल्व मैथ्स क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा, आप स्किप नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए ये इतना फंडा है, लेकिन अलग से मेरे ख्याल से एक सेशन करना पड़ेगा अलग से, इसमें केवल सीसैट की बातें और सीसैट कैसे करना निपटाना है उसको, उसके लिए करना पड़ेगा। लेकिन अगर जिनको लगता है कि सीसैट मेरा वीक है और मैं उसमें रुक सकता हूँ, तो बेटर ये रहेगा कि एक कोचिंग पर्टिकुलर एक मतलब आप कर लो, कि क्योंकि और काफी सस्ती भी कोचिंग होती है सीसैट के मेरे ख्याल से, मतलब 3000 4000 में ना पूरे वो कोर्स पूरा करा देते हैं। तो सीसैट को आप मतलब ब्लाइंडली मतलब ऐसे तो मत ही छोड़ना, मतलब करके जाना अच्छे से, ये पॉइंट है। जी सर, आप एवरी संडे इसी टाइम पे मतलब मीटिंग होगी हम लोग की स्टूडेंट की, एवरी संडे दिस टाइम सेम टाइम पे मीटिंग होगी क्या? हाँ मतलब देखते हैं, मतलब अभी तो श्योर नहीं हूँ मैं अपने शेड्यूल को लेकर के भी कि मतलब क्या शेड्यूल आगे पीछे रहेगा हमारे एकेडमी में, लेकिन अकॉर्डिंगली मतलब मैं जो भी इन्फॉर्म कर दिया करूंगा चैनल से, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको मालूम चल जाएगा उसके बारे में। सर आपके नाम क्या है? मतलब टेलीग्राम में इतने सारे मैं भूल जाती हूँ, तो मैं एक सेकंड, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर लिंक डाल दे रहा हूँ। आप यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा सारा। ये वाले चैनल पर सारे आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप फिर अपडेट हो जाओगे, यहाँ से आप सारी चीज। सर शो नहीं हो रही है सर, मतलब चैनल आप जो लिख रहे हैं वो नहीं दिख रही है। ये डाल दिया ना मैंने मैसेज में। सर टेलीग्राम आईडी में क्या? ये वाला चैनल नेम है ना ये वाला, तो हाँ टेलीग्राम आईडी में ना? एक सेकंड, हाँ एक सेकंड कहाँ गया, हाँ ठीक है, तो ये वाला आप चैनल है, इस पर सारा आप चीज आपको अपडेट्स मिल जाएंगे आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईडी एक सेकंड, तो कौशल किशोर करके जो आपके चैनल है ना, वो नाम मैं देख पा रही हूँ अभी, कौशल किशोर IPS। और ये आईडी है, अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप मैसेज कर देना इस पे, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट्स और भी हैं, अगर कोई और हो तो आप बता दो, नहीं तो फिर वी कैन वाइंड अप द सेशन। सर ये प्री के स्कोर्स जितने टॉपर्स के भी रहे हैं, या फिर उसमें से दो एनालिसिस हुआ है, एक तो इवन जो विद इन 100 रैंक भी लेकर के आते हैं, उनके भी प्रीलिम्स के कट ऑफ से 1-2 मार्क्स ही ऊपर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके प्रीलिम्स में भी 130 या उस रेंज में जाते हैं। तो जिसकी वजह से सर मॉक टेस्ट में भी ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, बिकॉज बॉर्डर से जस्ट फ्लक्चुएशन चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो और ऑन द डे ऑफ एग्जाम वो कैसा, फिर बहुत सारी डिपेंडेंसी लगती है, ऊपर भी आने लगती है। तो सर उस डायलेमा वाले फेज को कैसे टैकल कर सकते हैं? देखो पहली बात तो ये कि जो मॉक टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं ना, उससे परेशान नहीं होने का है, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस मतलब उतने स्टैंडर्ड के होते नहीं जो यूपीएससी को मैच कर सके, और मतलब यूपीएससी का पेपर टोटली डिफरेंट होता है अपने मॉक टेस्ट के पेपर से। मॉक टेस्ट का बस मैं एक ही यूटिलिटी मानता हूँ कि भाई आप जो आपने जो पढ़ा है, जो बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ा है, सारी चीजें पढ़ा है, उसका एक वहां पर प्रैक्टिस हो जा रहा है, और साथ में टाइम बाउंड मैनर में आप पेपर सॉल्व कर ले रहे हो। और जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि लेट से अगर आपको लगता है कि आप 3 इटरेशन में आप सॉल्व कर रहे हो पूरे क्वेश्चन को, तो उन 3 इटरेशन का आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, तो वो आपको मालूम करना पड़ेगा कि भाई मेरा 1 घंटे में ना एक राउंड हो जाना चाहिए, अगले 30 मिनट्स में फिर मेरा एक राउंड होना चाहिए, और फिर अगले 20 मिनट्स में मेरा एक राउंड होना चाहिए, तो ये आपको मालूम करना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट की बस मैं यही एक यूटिलिटी मानता हूँ। दूसरा यूटिलिटी ये है कि कोई कोई टॉपिक या करंट अफेयर्स है जो छूट जाता है अपने से, लेट से आपने कहीं पढ़ा हो बट वो स्लिप आउट कर गया हो, बट वो वाला चीज अगर अपना दिखता है मॉक टेस्ट में, तो वो अपने को सामने में ध्यान आ जाता है कि हाँ भाई इसका वाला आंसर ये है और ये वाला अपना मेन करंट अफेयर्स में है। लेकिन उसके जो मार्क्स वगैरह आते हैं ना, इससे परेशान होने की कोई जरूरत है नहीं, मतलब कुछ मतलब मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा ऐसे ऐसे, जो कि अभ्यास जो टेस्ट होता है विजन आईएएस का, उसमें उन्होंने टॉप करा है, लेकिन जब यूपीएससी एग्जाम आया, प्रीलिम्स आया, तो उसमें फेल हो गए हैं वो, तो कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। सर हेलो सर। हाँ सर मैं आपका जो अभी टेलीग्राम में देख रही हूँ, तो सर बताए थे कि आपकी मैसेज कर डाउट हो तो मैसेज कर देना, तो सर मतलब यहाँ पर
कमेंट और सेंड मैसेज का तो ऑप्शन नहीं है सर। अरे वो आईडी है ना, सेकंड वाले में आईडी है ना, या फिर एक काम करूंगा मैं उसमें वो कर दूंगा, इनेबल कर दूंगा वो कमेंट करने वाला, तो वो हो जाएगा, ठीक है। वो शायद मैंने नहीं अभी मैंने शायद डिसेबल कर रखा है वो वाला फैसिलिटी कि कोई कमेंट वगैरह करे, तो मैं उसको वो इनेबल कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी सर, जी सर। फॉरेस्ट के लिए एक्स्ट्रा क्या करना होगा यार? एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता है। एक्स्ट्रा मतलब अगर आप मेंस के लिए पूछ रहे हो, प्रीलिम्स के लिए पूछ रहे हो आप, क्या नाम है मयंक? प्री के लिए तो अलग कुछ नहीं करना है, बस करना आपको यही कि स्टार्ट में जैसे मैंने बताया था ना कि जो सीएसई कट ऑफ है, वो जो बेसिक जो रूल्स है ना, बेसिक जो ट्रिक्स हैं उनको, और जो बेसिक जो बुक्स हैं उनको करके जाते हो तो सीएसई का निकल जाता है। लेकिन फॉरेस्ट के लिए थोड़ा जो एक्स्ट्रा जो एडवांस रूल्स है ना, कि मतलब बहुत ही अच्छे से आप एनालाइज करो सारे क्वेश्चंस को, और बिल्कुल काफी टाइम्स आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके, आप जो करंट अफेयर्स वगैरह है, जो आपका मॉक टेस्ट वगैरह है, उसे प्रॉपर रिवाइज करके जाओगे तो फिर जाके फॉरेस्ट कट ऑफ निकल जाता है फिर। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, मतलब एनीवे आप देखो, यू कैन नॉट, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसई ओनली, यू कैन नॉट अफोर्ड कि भाई लेट से कट ऑफ अगर 100 है और मैं नंबर ला रहा हूँ 101, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक महीना ना ऐसे ही खराब होता है, मतलब वो उसमें कि भाई होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा करके। तो इससे बेटर यही है कि भाई जितना आपका जो कट ऑफ है भाई, उसके कम से कम 15 मार्क्स ऊपर ही वो करे, उसका टारगेट करे। तो उसके लिए फिर पॉइंट यही है कि भाई जो सारे एडवांस रूल्स अलोंग विद मॉक टेस्ट सीरीज और सारा जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो प्रॉपर रिवाइज रहे, और कुछ अलग कुछ नहीं करना होता है, बस यही इतना करना होता है। लेकिन पॉइंट है कि जो करना होता है वो अच्छे से करना होता है। और मेरे ख्याल से आपको यूपीएससी में ये वाला बात भी सबने सुना ही होगा कि ये यूपीएससी में ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपने कितने सारे बुक्स पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सेम बुक्स को आपने कितने बार पढ़े हैं। तो जो सेम स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं, मतलब अपना पीएमएफ, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, तो सबको मालूम ही होगा आपको, उसको आपने कितने बार रिवाइज करा है, कितने बार क्या करा है सब। सर एक बार एनसीईआरटी मतलब वो करा, मतलब बता देते, मतलब कि ये एनसीईआरटी को नहीं छोड़नी चाहिए, एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, मतलब ओनली फॉर क्लास, विच क्लास इम्पोर्टेंट? एनसीईआरटी देखो, मैं तो बिलीव नहीं करता कि मतलब यू शुड स्टडी एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 वाला, लेकिन मतलब कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, बट मतलब आई डू नॉट सजेस्ट, क्योंकि एनीवे लेट्स से अगर आप क्लास 6 to 10 वाले हिस्ट्री पढ़ते हो तो वो तो फिर से आ ही रहा है ना, मतलब 11-12 का मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में। तो आप सीधा आप जाओ जो स्टैंडर्ड बुक्स है, कि स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, पीएमएफ हो गया, और आपका ये कौन सा मुरनाल सर का इकोनॉमिक्स हो गया। लेकिन हाँ, ज्योग्राफी में करना पड़ेगा आपको, जो 11-12 का जो अपना ये बुक है एनसीईआरटी का, तो ये आपको करना पड़ेगा। और जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, उसको भी 11-12 का करना पड़ेगा, कि 3 बुक्स आती हैं शायद, कंटेम्पररी कंटेम्पररी मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो वाला आपको करना पड़ेगा, और अलोंग विद ये सारा करंट अफेयर्स वगैरह। बाकी एनसीईआरटी के पीछे ज्यादा भागने का नहीं है, क्योंकि फिर वो रेपिटेशन वाली काम हो जाती है वो तो। सर मृणाल सर की तो मेरे पास नहीं है कोई नोट्स वगैरह, तो रमेश सिंह वो मिल जाता है, मार्केट में मिल जाएगा आपको, मार्केट में जाओगे ना वो आसानी से मिल जाएगा वो सारा वो। मृणाल सर का, अच्छा जी सर, ओके। एंशिएंट और मिडिवल के लिए एक्स्ट्रा के लिए क्या करें? देखो, एंशिएंट के लिए तो एंशिएंट हिस्ट्री खास ऐसा करके पूछते नहीं है, ये मतलब आर्ट एंड कल्चर पूछते हैं, एंशिएंट नहीं पूछते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए तो पहला तो ये कि भाई जितना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले हैं ना, उनकी आपकी एक तगड़ी मतलब एक रिसर्च होनी चाहिए। और रिसर्च वाला क्या पॉइंट है, कैसे बता रहा हूं मैं, 2021 में शायद एक क्वेश्चन पूछा था कि ये 64 योगिनी टेम्पल पूछा था, है ना, आर्ट एंड कल्चर फाइन आर्ट्स इज एनफ, नहीं, दैट वन इज नॉट एनफ, आपको उसके अलावा भी करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको, फाइन आर्ट्स में बहुत ही छोटा सा मतलब वो बुक है, उसके उसमें नहीं होगा वो। तो आर्ट एंड कल्चर में पहला चीज तो ये कि भाई नितिन सिंघानिया सर के बुक को सब लोग करते हैं रेफर, तो आप भी कर सकते हो, मतलब कि 1-2 रीडिंग के लिए। लेकिन उसको पूरा याद कर पाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा स्टार्ट में, ताकि आप चीजों को समझ पाए। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, थोड़ा सा उसका आपको डीप एक रिसर्च, डीप से मतलब ये नहीं कि पीएचडी मतलब होता है कि थोड़ा सा आपको एनआईयूस, नहीं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार वो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ अभी, जैसे एक क्वेश्चन ना 2021 में आया था 64 योगिनी टेम्पल पर, तो और उस क्वेश्चन ये उन्होंने पूछा था कि इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया। जबकि ये क्वेश्चन जो 64 योगिनी टेम्पल है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ था कभी 90s या फिर पता नहीं 2000 वगैरह में पूछा था।
तो अगर आपको ये मालूम है ना कि ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई मेरे को थोड़ा सा गूगल रिसर्च कर लूं और विकिपीडिया पर जो भी रखा हुआ है ना कि भाई ये टेम्पल कब बना है, किसने बनवाया है, कौन सा डायनेस्टी ने बनवाया है, ये मेरे पास नोट्स में ये बना रहे। तो ये दो काम करोगे और एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चर दोनों अपना इससे कवर अप हो जाएगा अपना ही। एडवांस स्ट्रेटजी का सेशन होगा ना अलग से? आप ये जो सारे मैं करा रहा हूँ ना, ये सारे उसी में पार्ट चल रहा है कि मतलब बेसिक अलोंग एडवांस, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब बेसिक ये रहा एडवांस ये रहा। मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहा हूँ लाइन से, ताकि इकट्ठा आप उसको आप समझ जाओ कि भाई ये वाले क्वेश्चन में ना मैं ऐसे सोचूंगा, ये वाले क्वेश्चन में मैं ऐसे सोचूंगा, ये वाला पार्ट को कुछ अलग नहीं है दोनों। सर साइंस एंड टेक के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखो साइंस एंड टेक वाले में ये अगेन डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप आईआईटी या फिर एनआईटी बैकग्राउंड से हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक वाली चीजें वो करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा तो फंडा ये रहा था कि जैसे अलग अलग पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कि एक अपना स्पेस साइंस हो गया, दूसरा अपना बायोटेक साइंस हो गया, तीसरा अपना नैनो साइंस हो गया, फिर कंप्यूटर साइंस वाला सारी चीज अलग अलग है। तो पहली बार में आपकी जो इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, आप जो बेसिक जो नॉलेज है वो आपको पढ़ोगे। जैसे आपको स्पेस साइंस वाली बात है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है या फिर कि भाई अपने 3 टाइप के ऑर्बिट है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ये वाली बेसिक वाली बात होगी, क्योंकि आप जब तक ये वाली बात नहीं जानोगे ना तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि लेट्स अगर कल को कोई नया लेट्स से कोई सैटेलाइट लॉन्च किया गया, लेट्स से अपना कुछ भी मॉम या फिर चंद्रयान वगैरह या जो भी है, तो आपको ये समझ में आएगा ही नहीं कि भाई कि पीएसएलवी से लॉन्च किया कि जीएसएलवी से लॉन्च किया, और जीएसएलवी से लॉन्च किया तो जीएसएलवी मार्क 2 से लॉन्च किया, जीएसएलवी मार्क 3 से लॉन्च किया। तो पहला स्टेप में आप ये करो कि शायद अग्रहारी सर की बुक आती है जो कि बेसिक बुक है, तो आप जो बेसिक जो पार्ट्स है ना, मतलब इन चारों साइंस के, मतलब नैनो साइंस, अपना एग्रीकल्चर साइंस और बायोटेक साइंस वगैरह वगैरह, इनका बेसिक वाले पार्ट्स वहां से आप कर लो। और बाकी फिर पूरा करंट अफेयर्स होता है। जैसे अपना जो प्रोबायोटिक्स वाला है, इसमें आप क्या बायोटेक साइंस पढ़ लोगे जो कि आपको यहाँ पर यूज कर लोगे। मैं 100% लिख के दे रहा हूँ कि आपकी जो बुक्स है ना, वहां पर ये कहीं नहीं लिखा होगा कि भाई ये योगर्ट है, ये प्रोबायोटिक है, याकुल्ट है जो कि आपको खाने से ऐसे ऐसे होता है ना। ये आपको जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है अपनी थोड़ी सी बायोटेक के बारे में, थोड़ा सा पढ़ करके, और उसके बाद जो आपने न्यूज करंट अफेयर वगैरह पढ़ा है उससे आप हल्का रिलेट करके सॉल्व करोगे इस चीज को। बायोफिल्म के बारे में, बायोफिल्म को लेकर के ना मुश्किल से 1-2 छोटा सा आया होगा अपना एडिटोरियल वगैरह हिंदू में, उससे इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया है, और ये बुक में नहीं होगा। पॉइंट सिंपल है। तो आप बेसिक वाला पार्ट उन बुक से कर लो एंड देन टोटली इट इज करंट अफेयर, और उसके बाद फिर अगला लेयर अपना ये वाला कि अंडरस्टैंडिंग कि भाई सॉल्व कैसे करना है, कि मतलब पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि पढ़ तो यार लेते ही मतलब हर कोई, मतलब 3-4 बुक हर एक चीज की, बट सॉल्व कैसे करना है ये वाला पार्ट यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली मतलब मेरा सेंस कर रहा है मेरी बातों को। यस सर, थैंक यू। तमिलनाडु बुक सफिशिएंट फॉर मेडिवल? हाँ, तमिलनाडु की बुक बहुत अच्छी है, वो आप कर सकते हो। अच्छा हाँ, ऋषभ को मेडिवल वाला मैंने नहीं बताया था ना। हाँ, मेडिवल के लिए वो कर लो, तमिलनाडु वाली बुक बहुत अच्छी है। लेकिन साथ में ना वो जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, 3 बुक्स शायद आती है मेरे ख्याल से, वो कंटेम्पररी हिस्ट्री करके कुछ आता है, उसका नाम है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको भी आप करना मत भूलना, बहुत अच्छा है मतलब वो तीनों बुक्स। सतीश चंद्र कर रही हूँ एनसीईआरटी का मेडिवल के लिए, तो फिर भी मतलब सतीश चंद्र प्लस ऐड करना पड़ेगा क्या कोई और बुक को भी मेडिवल के लिए? नहीं, सतीश चंद्र काफी पुरानी बुक हो चुकी है, तो वो आप उसको जरूरत नहीं है मतलब वो करने का, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी पुराना हो चुका है। So hopefully we can conclude the session, I think, and we will meet again. Let's say hopefully on next Sunday. ठीक है? Yes sir, thank. Nice. चलो, thank you, bye bye everyone. Thank you, sir.